अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, जस्ट कंफर्म मी सर। Yes, sir. ओके सर, गुड इवनिंग दादा। इवनिंग सर। अच्छा, सो चलो सर स्टार्ट करते हैं लॉ का क्लास। बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेके बातचीत कर रहे हैं। तो आज क्या करेंगे सर? आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मिस्टेक्स के बारे में बात होगा। हाँ सर, आई होप आप लोगों को याद होगा क्या चल रहा है। कोई मुझे बताएं, क्या मैंने मिस्टेक के बारे में बात करना स्टार्ट किया था या बाकी है सर? मिस्टेक का शुरू होगा सर आपको। मिस्टेक शुरू होगा? अरे वाह, बढ़िया है सर। चलो चलो सर, मैंने तो बेसिकली हाँ सेक्शन है बोलो। वो वाला। एक मिनट। Good evening. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राना। अच्छा, तो चलो देखिए ज़रा क्या है लॉ के अंदर आज। तो करेंटली अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स है जिसके बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट में एक बार डिस्कशंस हुआ है। बट अभी टॉपिक के अंदर क्या हो रहा है ना सर, थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो रहा है, थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो रहा है। माने किसी एक मुद्दे के ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं। बस ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें बताया नहीं जाता है, इंट्रोडक्शन में भी ये सब टॉपिक बताया जाता है, बट उसी टॉपिक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें होते हैं, तो उसी को लेके थोड़ा सा और मतलब डेप्थ में जाना पड़ता है। तो बस हम लोग वही कर रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। तो जाते जाते कहाँ पहुँच जाते हैं, चलो। तो बेसिकली ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, माने एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए जो तीन चार सर ओ सॉरी सॉरी, थैंक यू सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर है अभी? कंफर्म करो सर एक बार। यस, है सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए जैसे आप लोगों ने मेनली चार पैरामीटर होते हैं सर, है ना, तीन चार पैरामीटर होते हैं। तो ये जो चार पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर अगर आप लोग पहले भी देखे हो, मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में एक होता है सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है फ्री कॉन्सेंट, तीसरा होता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मैंने सिंपल बात है सर, कोई भी दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डील, ठीक है, एनी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लेवल का, बेसिकली ज्यादातर केस में हम लोग बिजनेस में ही फोकस करके काम करते हैं यहाँ पर। ये जो लॉ है ये बिजनेस लॉ है मेनली, बट फिर भी बीच बीच में थोड़ा देखना आप कि जनरल लेवल कुछ बातें हो जाते हैं, क्योंकि लॉ है तो बात करते करते आ ही जाएगा ना। और बिजनेस थोड़ी ना नॉर्मल लाइफ से अलग है, तो नॉर्मल जैसे मैरिज रिलेटेड बातें आ जाते हैं वैसा ही सर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर काम करता है, सोशल मैटर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, बट कॉन्सेप्ट को बार बार बताना पड़ता है। बिजनेस लॉ के अंदर दूसरे लॉ की भी जिक्र है, तो जहाँ जितना ज़रूरत होता है हम लोग बात कर लेते हैं, बट मेनली दिस इज अ बिजनेस लॉ। सो मेन पॉइंट इज यही है सर कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वी ऑल नो, एक पार्टी ऑफर करता है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वन पार्टी ऑफर करेगा, सेकेंड पार्टी एक्सेप्ट करेगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। ये सब इंट्रोडक्शन मैटर है, बहुत बार बोलता हूँ, बोल बोल के मैं भी थक जाता हूँ और आप लोग भी सुन सुन के थक जाते हो। एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पॉइंट इज दैट ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एनफोर्सिएबिलिटी के ऊपर ही बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा, उसके ऊपर बेस करके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल करना होता है वैलिड होने के लिए। अगर एसेंशियल कंडीशन फुलफिल नहीं होगा
तो हम लोग कोई भी एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं कर पाएंगे, और अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं सर, वॉइड हो जाएगा, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड वॉइड, ये भी इंट्रोडक्शंस में हुआ है। वैलिड एंड वॉइड, वैलिड माने जो आगे हाँ है, वॉइड माने जो आगे कैंसिल है, बहुत फर्क है सर, है ना। छोटा सा मिस्टेक बहुत कुछ प्रॉब्लम कर सकता है सर, मिस्टेक। हाँ सर, हम लोग आज इसी में बात करेंगे ना, मिस्टेक पे। छोटा सा मिस्टेक बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, छोटा सा मिस्टेक। सर मिस्टेक, यस। चलो आज हम लोग यही जानेंगे सर, मिस्टेक में क्या प्रॉब्लम होता है बिजनेस में, एज वेल एज इन एनी अदर पैरामीटर ऑफ आवर सोसाइटी, जहाँ जो भी बातें होंगे करेंगे सर। बेसिकली हम लोग बात किए सर, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मेजर होना पड़ता है, साउंड माइंड होना पड़ता है, लॉ के थ्रू से डिस्क्वालीफाई नहीं है ना। मतलब लॉ आपको परमिशन देता है, जिसके साथ परमिशन देगा आप उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट लॉ कुछ ऐसे भी पर्सन के बारे में बात करके गए हैं, मतलब करके गए मैंने करता है, सॉरी, लॉ तो एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है सर। मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई इंसान ने बोला, नहीं सर इंसान नहीं बोला, बट बिहाफ में लॉ है, गवर्नमेंट है, सरकार है। तो नॉट डिस्क्वालीफाइड माने अगर गवर्नमेंट ने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करके रखा है, अगर गवर्नमेंट ने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करके रखा है तो फिर हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया, जैसे कि आपको मन हुआ कि चाइना एक अच्छा कंट्री है, चाइना के पास बहुत पैसा है, चाइना के लोगों के पास भी पैसा वाला लोग है, आप यहाँ बैठे बैठे दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, पैसा कमाने का दिमाग, ऐसे होते हैं सर हमारे देश में, ऐसे बहुत लोग होते हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ सर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ सर पैसा के लिए तो एनिमी के साथ भी डील कर ले, पैसा के लिए एनिमी के साथ भी डील कर लेगा, ऐसा भी लोग आपको कम नहीं मिलेगा सोसाइटी में। सर ऐसे लोग तो गद्दारी कर लेते हैं, हाँ सर गद्दारी बोलेंगे और क्या बोलेंगे। पैसा के लिए एनिमी के साथ जो डील कर ले, जो अपने देश को बेच देता है, देश का प्रॉपर्टी बेच देता है, उसको आप क्या बोलोगे, है ना। तो लॉ बहुत सारे लोगों को ऐसे मना करके रखा है, जैसे फॉरेन एनिमी के साथ, फॉरेन एम्बेसडर के साथ कोई भी इंसान डील नहीं कर सकता। तो अगर गवर्नमेंट परमिशन करता है तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट परमिशन नहीं है तो फिर कैसे करोगे। अगर इंडिया ने चाइना के साथ कोई एक्सपोर्ट में या किसी पर्टिकुलर इंपोर्ट में बैन लगा के रखा है, तो फिर आप बोलोगे नहीं हमको किसी भी तरह से लाना है, कैसे, इलीगल तरीके से आपने कुछ जुगाड़ लगा लिया, चाइना से बांग्लादेश लाया, बांग्लादेश से इंडिया लाया, ठीक है, जुगाड़ लगाते हैं। सर जो बैंड है वो बैंड है, फिर आप क्यों इसमें दिमाग लगा रहे हो। सरकार ने कुछ अच्छा बुरा सोचा होगा तब ना बैंड लगाया है। सर सरकार जो बोले सब ठीक, तो आप सरकार से झगड़ा कर लो पहले, सरकार जो बोले ठीक है कि भूल है, उसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट में जाओ झगड़ा करो। ये सर राइट है सबका, झगड़ा करने का राइट है। झगड़ा माने घर का झगड़ा क्या, अरे नहीं, झगड़ा माने घर का झगड़ा नहीं। ऐसे घर का झगड़ा भी कोर्ट में जाते हैं, अगर आपको देश के किसी डिसीजन में आपत्ति है ना, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हो कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप बातें करो, प्रूव करो, ठीक है, अगर आप प्रूव कर पाते हो तो फिर जीत सकते हो, सरकार के अगेंस्ट में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो। चलो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है सर, मैं अपने आप को थोड़ा सा रोक लेता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड। तो एक हो गया आपका ये सब बातें, दूसरा हो जाता है सर फ्री कॉन्सेंट, ये बहुत वाइटल बात है सर। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, बिजनेस डील तो बहुत बड़ी बात है। तो वही मेरी मर्जी में एक प्रॉब्लम, ये सब बातें हुआ है कि किसी से भी कोई डील जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप किसी को डरा के, मार के, धमका के, क्वार्शन करके, इसको क्वार्शन बोलते हैं सर, लॉ में क्या बोलते हैं, क्वार्शन, ठीक है, लोगों को डराना धमकाना, है, इसको लॉ में क्या बोलते हैं, क्वार्शन। किसी के साथ भी आप ऐसे नहीं कर सकते, जिसके साथ करेंगे वो एग्रीव्ड पार्टी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एग्रीव्ड पार्टी। और एग्रीव्ड पार्टी के तरफ से, एग्रीव्ड पार्टी के तरफ से क्या हो जाएगा, लॉ माने कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, जिसके साथ जबरदस्ती करके किसी को कोई डील पे
बाध्य किया जाता है, कॉम्पिल किया जाता है, उसको एग्रीव बोलते हैं ना सर। एग्रीव पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड होगा, वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा? प्लीज टेल मी एनीवन। अगर किसी को जबरदस्ती किसी मैटर पे हाँ करवाया जाता है, मारने का धमकी देके, डराने का धमकी देके, प्लीज टेल मी सर। ये सब वॉइड होगा। क्वेश्चंस। हाँ सर, वॉइड होगा? हाँ सर। नहीं सर, वॉइड कैसे हो सकता है? एनीवन? जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हाँ बोलो। वॉइडेबल। सर वॉइडेबल इज द राइट आंसर सर, नॉट द वॉइड। जबरदस्ती करवाया जा रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कुछ नाम ले लेता हूँ सर, आप लोग कुछ माइंड मत करना, कोई पर्सनली मत लेना। हाँ, कुछ नाम ले रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों का ही किसी का मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है? चलो सुमित का नाम ले लेता हूँ, और मैं किसका नाम लिया जाए, किसका नाम लिया जाए? चलो तुषार का नाम ले लेते, ऐसे ही लिया सर, रैंडम भी पिक किया, डोंट टेक इट पर्सनली। हाँ, अब आप लोग 3 इडियट्स की तरह ना वो एक्टिंग मत करना चालू कर देना, पर्सनली लूंगा, पर्सनली लूंगा लूंगा करके चिल्लाना मत सर। मानो कि सुमित और तुषार के बीच में कोई डील हो रहा है, ध्यान ध्यान से समझना सर। एक तरफ तुषार सुमित है, ठीक है, दूसरी तरफ तुषार है। सर मेरा ड्राइंग वर्ल्ड क्लास है, ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको पिक उठा के रख सकते हो, बाद में बहुत दाम में बिकेगा सर मार्केट में। छोड़ो सर, मजाक कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो ये सब बातें। तो सुमित और तुषार के बीच में डील हो रहा है, डील। तुषार डील करना नहीं चाहता, पर सुमित बोल रहा है कर, नहीं तो उड़ा देंगे, तेरे फैमिली को उड़ा देंगे, धमका रहा है। अब डील जो है वो नॉर्मल डील भी हो सकता है, इलीगल बात नहीं कर रहा हूँ, मे बी। तुषार के पास एक मर्सिडीज कार है मानो, ठीक है। अब सुमित क्या है ना, सुमित मानो कि, सुमित डोंट टेक इट पर्सनली, हाँ, सुमित मानो अंडरवर्ल्ड डॉन है। कौन है सर? अंडरवर्ल्ड डॉन, ठीक है, अंडरवर्ल्ड पर्सन है। तो अच्छा, अंडरवर्ल्ड के लोगों को तो पता ही है ना आपको, वो लोग किसी कुछ भी कर सकता है, डरा के धमका के कुछ भी कर सकता है। तुषार बंदा जेंटलमैन निकला। अब तुषार जेंटलमैन का मर्सिडीज कार सुमित बोल रहा है मेरे को चाहिए। सुमित और दाम देगा, ऐसा नहीं कि अंडरवर्ल्ड का लोग दाम नहीं देना चाहता, दाम देगा, बट मार्केट प्राइस है मानो 2 करोड़ का। सुमित बोल रहा है भाई हमको तो ये 1 करोड़ में चाहिए, अगर नहीं दोगे तो फैमिली समेत थर्ड वर्ल्ड, किसी दूसरे वर्ल्ड में चले जाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि तुषार के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है सर? तुषार को दबाव क्रिएट किया जा रहा है थ्रू क्वेश्चन, है ना? तो तुषार यहाँ पर एग्रीव्ड है, बट ये बात प्रूव कौन करेगा कि तुषार के साथ गलत हो रहा है? अब तुषार ये पॉइंट को लेके कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अब कोर्ट में तुषार ये बात को लेके जा सकता है, अच्छा सुमित भी जा सकता है कि नहीं मैं डील किया था पर तुषार एग्री नहीं कर रहा है, या समथिंग लाइक दैट, पहले बात बोला था हाँ, अब बोल रहा है ना, ठीक है। तो सुमित भी जा सकता है, तुषार भी जा सकता है। अब ये एक डिस्प्यूटेड मैटर हो गया, दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन तुषार थोड़ा डरा हुआ है सर, ठीक है, ये थोड़ा सा फियर में है। क्यों? फियर फैक्टर काम करेगा ना, क्योंकि तुषार को पता है कि सामने कौन है, सामने अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब कोर्ट में तुषार सोच रहा है कि केस तो चल रहा है, पर क्या मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं, माने हाँ माने ऐसा भी हो सकता है कि तुषार डर के मारे बोला कि नहीं नहीं, सुमित मेरे साथ किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट या कोर्शन नहीं किया है, और मैं उनको गाड़ी दे दूंगा। पहले वही शायद केस लेके गया था, बट अभी खुद ही बोल रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। या फिर सुमित जब बोला कि क्या तुम मुझे देना चाहते हो, तो तुषार भी थोड़ा सा डर के मारे बोल दिया हाँ हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा ना, वैलिड हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर तुषार कोर्ट में खड़े होके बोल दिया कि नहीं मेरे साथ धोखा हो, मतलब मेरे साथ कोर्शन हो रहा है, जबरदस्ती मेरे से गाड़ी लेने का बात किया जा रहा है, जबरदस्ती 2 करोड़ का गाड़ी के लिए 1 करोड़ का दाम देने का बात कर रहा है, और क्योंकि मैं देना नहीं चाहता इसलिए मेरे को धमकाया जा रहा है,
डराया जा रहा है, मेरे फैमिली को थ्रेट दिया जा रहा है। अगर ये बात तुषार कह देता है, ठीक है, और वो डील पे नहीं आना चाहता, तो कोर्ट सिंपल बोलेगा ये कैंसिल है, वॉइड है। बट जब तक कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता, हेलो, जब तक ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग रहता है, तब तक हम इसे वॉइडेबल करार करेंगे। समझ रहे हो सर डिफरेंस वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल के बीच में? वॉइड माने कैंसिल, वैलिड माने हाँ ठीक है, नो नो इशू, बट वॉइडेबल माने जब तक ये बातें पेंडिंग है। कौन सही है कौन गलत है, ये भी तो हो सकता है तुषार बिना बात का सुमित, सुमित मानो अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं है, ठीक है मानो सुमित अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन सुमित का जो इमेज है उसको खराब करने के लिए तुषार ने कोई कोर्ट में केस कर दिया और समझा जा रहा है कि ये अंडरवर्ल्ड के हैं। हेलो, डू यू अंडरस्टैंड सर? ऐसा हो सकता है? प्लीज टेल मी। सुमित एकदम इनोसेंट है, कोई डराया नहीं, कोई धमकाया नहीं, कुछ नहीं है, बिना बात का कोर्ट में केस आ गया, पुलिस वगैरह सब मिलजुल के चार्जशीट फाइल कर दिया। अब चार्जशीट फाइल करने के, चार्जशीट समझते हो सर, वो पुलिस ना मतलब पैसा खा के ना किसी भी इनोसेंट लोगों को भी गलत साबित कर सकता है। मानो तुषार जेंटलमैन नहीं है, तुषार कोई बड़ा सा पॉलिटिकल नेता है या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी है, पावर दिखाना चाहता है, और सुमित एक्चुअली एक इनोसेंट है बट फंस गया, उसको फंसाया जा रहा है, अब मैटर कोर्ट में चला गया। अब जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक ये पेंडिंग हालत में रहेगा, अब जब तक पेंडिंग हालत में रहेगा तब तक उसको वॉइडेबल कहेंगे। अब बाद में कोर्ट में कौन हाँ बोलेगा, कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि ये वॉइडेबल से वैलिड होगा कि वॉइड होगा। समझ रहे हो सर? हेलो, अरे बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। थैंक यू। आप लोगों में एक वेब सीरीज है, थोड़ा एडल्ट वेब सीरीज है, मतलब एडल्ट इन द सेंस उतना भी एडल्ट नहीं है, 16+ के लोग देख सकते हैं। एक एक वेब सीरीज है, ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट के ऊपर है। जर्नलिस्ट समझते हो? एक्चुअली ये वेब सीरीज एक रियल कहानी है, 2011 का समय था, ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ था इंडिया में, बॉम्बे में हुआ था सर। एक क्रिमिनल जर्नलिस्ट, ठीक है, एक क्रिमिनल जर्नलिस्ट माने न्यूज रिपोर्टर, ठीक है, एक क्रिमिनल रिपोर्टर, उनको बंगाली रिपोर्टर थे बट बॉम्बे में काम करता था सर, ज्योतिर्मय दे बोल के, आप गूगल करोगे सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और एक न्यूज़ रिपोर्टर थे, उसका नाम था गुजराती, एक लेडीज थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उसके ऊपर एक हुआ है सर, नेटफ्लिक्स में है वो पर्टिकुलर वेब सीरीज, तो पूरा कोर्ट डीलिंग्स के ऊपर है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। हंसल मेहता बहुत फेमस डायरेक्टर है सर, उनके ऊपर उन्होंने बनाया, स्कूप बोल के। इसमें आपको क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ कि कैसे एक इनोसेंट को फंसाया जाता है, कैसे एक इनोसेंट को फंसाया जाता है, ठीक है? समझ रहे हो सर? देख सकते हो सर, स्टोरी है, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला स्टोरी है। मैंने आपको ऐसा बोलूंगा कि मतलब बहुत पेचीदा केसेस है, मैच्योरिटी नहीं होगा ना तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा मैच्योर केसेस है, बट आप लोग नॉर्मली 16+ लोग देख सकते हैं, बट ये सब कोर्ट रिलेटेड मैटर है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, हमेशा करता हूँ, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हो सर, बड़े हो रहे हो, जानना चाहिए क्या चल रहा है। फालतू का तो बहुत सारा चीज देखते हैं, कुछ अच्छा चीज देखो कि कैसे क्या होता है, कैसे इनोसेंट फंस जाते हैं, फिर वो कैसे कोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या लॉ चलता है, ठीक है, वो सब क्रिमिनल लॉ है, बट कोई बात नहीं, लॉ तो लॉ है ये हम लोग बिजनेस लॉ में बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो ठीक है सर, आज मैं आपको ना फ्री कॉन्सेंट का एक और पैरामीटर है मिस्टेक, उसके बारे में बात करूंगा, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड पे भी एक बार बात कर लेंगे। चलो, मिस्टेक क्या है? मिस्टेक माने अगर बाई मिस्टेक कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या लॉ क्या प्रोविजंस मेंटेन करता है। अगर कोई मिस्टेकनली, ठीक है, मिस्टेकनली अगर कुछ हो जाए, जैसे हम लोग फ्रॉड समझा, मिसरिप्रेजेंटेशन भी समझा, ठीक है, तो मिस्टेक क्या बताता है? मिस्टेक बेसिकली
Mistake of law as well as mistake of fact. Mistake of law, Indian law, mistake of foreign law. मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायलैटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है। बायलैटरल मैंने दोनों तरफ से, यूनिलैटरल मैंने एक तरफ से। बायलैटरल में जैसे बोल रहे कि मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, जैसे क्वालिटी इश्यूज, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, बहुत होता है ये मिस्टेक का प्रॉब्लम इज वेरी पॉपुलर इन रियल सिनेरियो। यानी मिस्टेकनली बहुत कुछ हो जाता है ना, गलती से गलती की। ठीक है, एक गाना है, अब आगे का याद नहीं आ रहा है, बट एक गाने का लाइन है, गलती से गलती की, ठीक है, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हम लोग सभी कोई करते हैं कम बेसी, ठीक है, बट मिस्टेक का मतलब किस लेवल का मिस्टेक है ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड मैटर में। अच्छा, मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, लीगल एंड फिजिकल, एंड यूनिलैटरल में आइडेंटिटी ऑफ पर्सन एंड कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। चलो देखते हैं, इतना लंबा लिस्ट में, इतना लंबा फ्लो चार्ट में क्या छुपा हुआ है मिस्टेक में। मतलब एक बात सिर्फ मिस्टेक का नहीं है, ऐसे हम लोगों को ये चीज तो समझ में आ ही रहा है सर कि किसी के साथ किसी भी तरह का गलत नहीं होना चाहिए। अगर जैसे गलत बहुत तरीके से हो सकता है, गलत कोर्शन के तरीके से हो सकता है, अंडू इन्फ्लुएंस के तरफ से हो सकता है, गलत मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू से हो सकता है ना, गलत फ्रॉड करके हो सकता है, गलत मिस्टेक करके भी हो सकता है। तो अगर बाई मिस्टेक किसी के साथ कुछ मिस्टेक हो जाए, अगर बाई मिस्टेक किसी के साथ कुछ मिस्टेक हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट में, कोई डील में कोई बंदा फंस जाता है, तो लॉ क्या प्रोविजंस लेके आता है। लॉ माने बिजनेस लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मिस्टेक में बी डिफाइंड एज इनोसेंट और एरनस बिलीफ, ठीक है, मे बी इनोसेंट और एरनस बिलीफ व्हिच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर्स। मिस्टेक में भी आइदर बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल मैंने दो तरफा, यूनिलैटरल मैंने एक तरफा, ठीक है। बायलैटरल मिस्टेक इन व्हिच बोथ द पार्टी, सपोज ए एंड बी, दो अलग पार्टीज है, ठीक है, ए एक पार्टी है, ये लोग कौन है, ए, ये है कौन है, ये बी, ठीक है, इंसान का इमेज बना रहा हूं और कुछ। ए बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पर दोनों ही मिस्टेक किया। यूनिलैटरल मिस्टेक इज ओनली व्हेन वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ मिस्टेक। सपोज ए ने मिस्टेक किया बट बी इनोसेंट है, मतलब बी ने ऐसे मिस्टेक नहीं किया, ठीक है। तो अगर एक पार्टी मिस्टेक करे तो क्या करे, अगर दोनों पार्टी मिस्टेक करे तो क्या करे। हाँ सर, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट। मिस्टेक नॉर्मली कोई जानबूझ के तो नहीं करता है ना। मिस्टेक तभी बोलते हैं, मिस्टेक क्यों बोलेंगे कि गलती से गलती हुआ, जानबूझ के थोड़ी गलती करेगा, जानबूझ के तो फ्रॉड करेगा, है ना। तो मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट, आपका इरादा नहीं था बट हो गया। ओमिशन, छूट गया। ओमिशन माने किसी कारण से आप उसको बताना भूल गए या लिखना भूल गए, ओमिट हो गया, एरर, भूल, रॉन्ग, अराइजिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस माने जब आप कोई भी चीज या कोई भी काम अपने, इसको हिंदी में बोलते हैं चेतना। चेतना समझते हो, चेतना माने इस लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, चेतन से आया है सर। चेतन माने, चेतना माने आप उसको, आप आपके चेतना के परे हैं, माने आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। कॉन्शियसनेस का मतलब होता ही है, ठीक है। कॉन्शियसनेस माने हम ऐसे, एक वर्ड बहुत चलता है सर, आप जो भी करो, जो भी करो, आप सो, आप उठो, आप जागो, ठीक है, आप खाओ, आप नहाओ, जो करो कॉन्शियसली करो, ये स्पिरिचुअल गुरुज बोलते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस के बारे में। और अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को बेख्याली, समझ रहे हो सर, गाना याद आ गया फिर से, वो कौन सा मूवी का गाना है, बेख्याली में ऐसा कुछ है, वो शाहिद कपूर का कोई गाना है। तो अनकॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं, मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आपका आपका जो ब्रेन है, आपका माइंड मतलब जागरूक नहीं है, तब आपने कुछ कर दिया। इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस, impositions or misplaced confidence. It may be two kinds: mistake of law and mistake of fact. Now comes to the very important part. What is mistake of law and what is mistake of fact? चलो देखते हैं, आगे आगे एग्जाम्पल्स भी देंगे, पर थोड़ा लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। It is essential for the creation of a contract that both party,
जब भी किसी दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुड एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सपोज ए एक पार्टी है, बी एक पार्टी है, दोनों पार्टी में एक सेम थिंग इन सेम सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? इसको बोलते हैं, इसका एक लातिन नाम है कॉन्सेंसस एडिडम। पहले भी पढ़ाया मैंने इसको, प्रीवियस लेक्चर सुनो एक बार। लेक्चर डिटेल्स में सुनना पड़ेगा सर। जो लोग लेक्चर डिटेल्स में सुनता है ना बाद में रिवाइज करने के टाइम पे, उसका अच्छा होता है सर। जो सोचता है कि नहीं मेरे को सब याद आ गया, वो फंस जाता है बाद में। भले ही काम बोरिंग सा हो बट करो, मैं समझता हूँ, ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगता है बट करना पड़ेगा सर। जो जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कॉन्सियस है, वो करता है। कॉन्सेंसस एडिडम, किसी भी बात को जब दो पार्टी के बीच में बात चल रहा है तो सेम थिंग इन सेम सेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो मैं सुमित और तुषार का नाम लिया था, चलो आज इन लोगों को मैं स्केपगोट बनाता हूँ, मतलब बलि का बकरा, ठीक है। बलि का बकरा आज मैं दोनों को चूज किया, सुमित एंड तुषार। अब सुमित और तुषार के बीच में और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मानो कि सुमित ने तुषार को बोला कि तुषार रिच है, ठीक है सर, तुषार जेंटल है, तुषार रिच है, और सुमित अंडरवर्ल्ड डॉन है हमेशा। अच्छा ठीक है, अरे सर चलो ना, छोड़ो ना, देखो तुषार रिच है, ठीक है, तुषार के पास एक रेड कार है और एक ब्लैक कार है, ठीक है। सुमित तुषार को बोल रहे हैं कि भाई मुझे ना तुम्हारा गाड़ी खरीदना है। तुषार भी उसको बोला कि हाँ मैं तुम्हें अपना गाड़ी बेचना चाहता हूँ। दोनों के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है। सुमित ने भी बोला कि यस आई वांट टू परचेज योर कार बाय रुपीज सम अमाउंट में। तुषार भी सुमित को बोला यस आई वांट टू सेल, ठीक है, मतलब दोनों में मतलब इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को पता है, सुमित को भी पता है कि कार परचेज का बात चल रहा है, तुषार को भी पता है कि मुझे कार सेल करना है। बट सर व्हिच कार? तुषार के मन में, सुमित के मन में मानो चल रहा है कि रेड कार लेना है, ठीक है। तुषार सोच रहा है रेड तो मेरा अपना है, ये कंडीशन भी इसका अच्छा है, मैं ब्लैक कार सुमित को बेचूंगा, इसका कंडीशन अच्छा नहीं है और थोड़ा मैं बकरा बनाऊंगा इसको। अरे बकरा इन द सेंस वही, समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत, ठीक है। जूम कार का एक ऐड आता था। आप लोग देखिए कि एक मोटा सा आदमी बोलता था कि मेरा गाड़ी इस गली से निकलने के टाइम पे कितना बार पेड़ पत्ते से धक्का लगाया, बट बेचने के टाइम पे कोई बताता है कि गाड़ी कितना बार एक्सीडेंट किया है? हाँ सर। मानो तुषार का ये जो ब्लैक कार है, मानो 2-3 बार एक्सीडेंट किया है। तो लेकिन बाद में तुषार उसको थोड़ा कंडीशन ठीक किया, बट मे बी अंदर का पार्ट्स ऊर्जा पुर्जा थोड़ा खराब हुआ है, उसको किसी भी तरह से मेंटेन करके चला रहा था। बट सुमित सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए रेडी है, ठीक है। तो तुषार सोच रहे कि मैं अपना ब्लैक कार बेच दूंगा सुमित को, सुमित भी रेडी रेडी है, पर सुमित के मन में ना ब्लैक कार नहीं चल रहा है, वो रेड कार के बारे में सोच रहा है, और तुषार के मन में चल रहा है ब्लैक कार। अब जिस दिन डीलिंग का बात आया ना, ये पैसा लेके हाजिर 5 लाख टका, तुषार भी एकदम मंद मंद खुशी के साथ जा रहा है ब्लैक कार लेके बेचने का। कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब एग्रीमेंट तो था इनके बीच में, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं हो रहा है, सेम थिंग एंड सेम सेंस नहीं हो रहा है। इसके मन में काला गाड़ी है, उसके मन में लाल गाड़ी है। सुमित सोच रहा है लाल गाड़ी चाहिए, तुषार सोच रहा है काला गाड़ी चाहिए, मतलब बेचना है। तो जब तक सेम थिंग सेम सेंस नहीं होगा ना, तब तक एग्रीमेंट कभी भी एक एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हो सकता। समझ रहे हो सर? हेलो? बाकी नाम पे मत जाओ, ठीक है। समझ गए कि नहीं? नहीं गए बोलो। सेम थिंग सेम सेंस, इसको कॉन्सेंसस एडिडम भी कहते हैं सर, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बोला, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं। Thus, if the two person enter into a contract, each of them thinking about a different subject matter, no contract will arise. अब दो बंदा अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहा है, भले ही मेन सब्जेक्ट कार है, पर कौन सा कार भाई? इसके बारे में बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, कार हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, ऑयल के बारे में मैंने बहुत बार क्लास में बात किया। अब बहुत कुछ हो सकता है, बैठे बैठे सोचो तो बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। ओके,
So each of them thinking about different subject matter, no contract will arise. And as a result, a mistake may lead a contract towards voidness. Mistake क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट को voidness की तरफ लेके जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को voidness की तरफ लेके जाता है, माने कैंसिल की तरफ। जो एग्रीमेंट बन रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोस्पेक्टिव तरह से होने जा रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टाइम भी बर्बाद, है ना, समय भी बर्बाद, सब कुछ। इवन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग बुकिंग अमाउंट जमा करते हैं, सपोज मैं सुमित और इसका ही डील ले रहा हूं। सुमित शोरूम में गया, चलो ठीक है, सुमित शोरूम में गया कार बुक करके, बुकिंग के लिए सुमित ने मानो 10 लाख का कार है और शोरूम को 50,000 जमा किया था बुकिंग करके, और सुमित ने बोला था मेरे को रेड कार चाहिए। अब जिस दिन सेल करने का टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आया, शोरूम बोल रहा है कि हमारे पास रेड कार नहीं है, हमारे पास तो ब्लैक कार है। हाँ, अब इसमें एक चीज हो सकता है, इसमें शोरूम एक री ऑफर कर सकता है कि सुमित आप देखो कि रेड कार नहीं है, ब्लैक वाला है, लेकिन वो न्यू ऑफर होगा सर, वो पुराना ऑफर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो न्यू ऑफर होगा, वो पुराना ऑफर का बात नहीं। तो ये बेसिकली अगर सुमित चाहे तो कैंसिल कर सकता है, और बुकिंग अमाउंट शोरूम कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा, सिंपल बात है, रिफंड करना पड़ेगा। अगर सुमित ने बुकिंग करने के टाइम पे मेंशन किया है तो जरूर करना पड़ेगा, और कंपनी ने एग्रीमेंट किया है ना, तो करना पड़ेगा, नो डाउट। मतलब ऐसे तो होता है ना सर, तो वही बात कर रहे हैं सर, मिस्टेक में लीड टू कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स वॉइडनेस, इट्स इफेक्ट कैन बी ब्रॉडली स्टडीड एज मिस्टेक ऑफ लॉ। Mistake of law does not render a contract void, as one cannot take excuse of ignorance of the law of his own country. Point to be noted, sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा, मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट void, as one cannot take excuse of ignorance of the law of his own country. सर, इतना सारा लॉ है, क्या हम सबको सभी लॉ के बारे में जानना चाहिए? सर, जरूरत पड़ने से सब जानना चाहिए, बिना जरूरत का भी जानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ के बारे में नॉलेज गैदर करना चाहिए। सर, कितना पढ़ाई करें? सर, हम लोग यूट्यूब में वीडियोस भी तो बैठे बैठे बहुत देखते हैं, क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन नॉलेज के लिए किसी को बोलो 4 किताब पढ़ना है, नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है। यूट्यूब में अच्छा कंटेंट भी बहुत मिलता है, कितना लोग है कि अच्छा कंटेंट देखता है, कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है तो उसका पढ़ाई सुनो, कोई अच्छा स्पिरिचुअल बातें हो रहा है उसको सुनो, कितना लोग सुनता है? बहुत कम लोग। उल्टा सीधा चीजों पे समय बर्बाद पे बर्बाद होता है, नहीं करेगा। सर, इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने लॉ तोड़ा, ठीक है, और फिर आप बोल रहे हो कि मुझे लॉ नहीं पता, ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप लॉ नहीं जानते, आपका प्रॉब्लम, क्यों नहीं जानते? नहीं, हमको पढ़ाया नहीं गया। कोई बोलेगा सारा लॉ तो इंग्लिश में अवेलेबल है हम तो बंगाली मीडियम वाले हैं, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, हम तो तमिल में पढ़े किए हैं, रीजनल बोर्ड से हैं, हमको इंग्लिश नहीं आता। ये भी एक्सक्यूज नहीं है। रिसेंटली मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के साथ एंड हर स्टेट का हाई कोर्ट के साथ एक बातचीत करके रिसेंटली एक डिसीजन लिया है सर, इंडिया का जितना लॉ है ना, इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में घर घर में लोगों को पढ़ाई करने के बारे में बोला जा रहा है। गवर्नमेंट ने ये बिड़ा उठाया, अब लोगों को ये खबर नहीं पता चलेगा, ना तो कोई न्यूज चैनल दिखाएगा, सीरियसली कोई न्यूज चैनल अच्छा बात नहीं करके गवर्नमेंट ने लॉ को लिसिड लैंग्वेज में घर घर में पहुंचाने का बात कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा ये चीज, क्योंकि लोग जागरूक हो जाएगा, लोग लॉ जान जाएगा, फिर लोग धोखा नहीं कर पाएगा, जिसको पता है वो लूट नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल है सर, जो भी है, बट आपको मैं बता दूं, लॉ आपको यही कहता है, मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट void, as one cannot take excuse of ignorance of the law of his own country. But if the mistake of law is caused through the inducement of another, the contract may be avoided. Mistake of foreign law is excusable.
एंड इज ट्रीटेड लाइक अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हाँ, अगर कोई विदेशी आके इंडिया का लॉ तोड़ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई विदेशी आके इंडिया का लॉ तोड़ता है, ये समझ आता है, या फिर आप विदेश में जाके उस देश का लॉ तोड़ते हो, ये भी समझ में आता है। क्यों? आपको पता नहीं है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग नियम होता है। अब जरूरी थोड़ी है कि आप हर कंट्री का लॉ पढ़ के जाओ, नॉट नेसेसरी। तो वो एक्सक्यूजेबल है, उसमें आपको वार्निंग मिल सकता है। तो जब आप फॉरेन लॉ को तोड़ते हो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल एंड उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड ऑन सच मिस्टेक। लेकिन आप लॉ तोड़ते हो अपने ही कंट्री का, देन आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट हाँ, मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज्ड थ्रू द इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर, किसी और के कारण हुआ है, इन दैट केस आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं। तो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बेसिकली यही फर्क है सर। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में और एक चीज बताते हैं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड ईच अदर, एक दूसरे को गलत सोच रहा है, एंड आर एट क्रॉस पर्पसेस, आर एट क्रॉस पर्पसेस, देयर इज अ बायलैटरल एंड म्यूचुअल मिस्टेक। समझाता हूं, where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। एक एग्जांपल दिया है, हेल्प ले लेते हैं। ए ऑफर टू सेल हिज एम्बेसडर कार टू बी, ए अपना एम्बेसडर गाड़ी बी को बेचना चाहता है। who believes that A has only Fiat car, बी अपने मन में सोच के रखा है कि बी के ए के पास फिएट है, एम्बेसडर नहीं, और कार बाई करने के लिए एग्री कर लिया। Here the two parties are thinking about different subject matter, so that there is no real consent and the agreement is void। This is the mistake of fact। वही जो बात मैं कर रहा था, सेम थिंग इन सेम सेंस। ये दोनों बात जब तक मैच ना हो तब तक बात नहीं बनेगा। अने आप किसी को पसंद करते हो, शादी करने के लिए क्या होना चाहिए सर? हाँ सर, रिलेशन में आने के लिए अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वाइस वर्सा वो भी आपको पसंद करे। एक तरफा होने से क्या हो जाएगा, या तो वॉइडेबल हो जाएगा या तो वॉइड हो जाएगा। समझ रहे हो? वही सेम थिंग इन सेम सेंस। वो क्या सोच रहे हैं, मतलब ऐसे होते ना, तुम ऐसे सोच रहे थे, मैं तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, शेम ऑन यू। कैसे कैसे लोग बोलते हैं ना, तुम ऐसे कैसे सोच लिया। हाँ, अब समझो सर, बात को समझो आप, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझदारों को इशारा काफी होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट याद रखने के लिए कुछ अलग बातें कर देता हूं, बट समझा करो। जो समझ गए ठीक है, जो नहीं समझे उसको भी ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब लॉ को फिर से पढ़ो। वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड ईच अदर अंडर एट क्रॉस पर्पसेस। क्रॉस पर्पस, ये कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, वो कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में। ये सोच रहे उसका एम्बेसडर बेचना है, बी सोच रहे नहीं हमको तो फिएट लेना है। कोई मैचिंग ही नहीं है। दिस इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ मैंने जब किसी कंट्री का लॉ तोड़ना। लेकिन आप अगर अपनी कंट्री का लॉ तोड़ते हो तो इसे, अगर आप अपने ही कंट्री का लॉ तोड़ते हो तो इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं माना जाएगा। हाँ, अलग बात है कि द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज थ्रू द इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर, कोई आपको इस तरह से फंसाया है, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट में भी अवॉइड इट। समझ रहे हो सर? ऐसे बहुत कुछ होता है। आप कोई भी काम करने के टाइम पे ना थोड़ा जागरूक होके करें। जैसे आपको जो मैं बात कर रहा था, हाँ मुझे याद आया सर, मैं जिस क्रिमिनल रिपोर्टर के बारे में बात कर रहे थे, एक लेडीज है सर, उसका नाम है जिग्नेस, सॉरी बोहरा, कुछ बोहरा, क्या नाम है उनका? जिग्नेस बोहरा नहीं, लड़की है, स्कूप। इसी इसके थ्रू से मुझे कहानी पता चला था। उसमें मैंने ऐसा ही कुछ हुआ था, ड्रामा सीरीज है नेटफ्लिक्स में, एक सेकेंड, आई थिंक इसका नाम जो है, मैं बेसिकली मैं ओरिजिनल जो लेडीज हैं जिन्होंने एक्चुअली ये रियल में ये फंस गया था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने जो काम किया वो कोई गलत काम नहीं था, पर जब उनके ऊपर चार्ज लगा ना सर, जब उनके ऊपर चार्ज लगा तो भयंकर चार्ज लगा सर। मतलब इतना ऐसा ऐसा चार्ज लगा उनके ऊपर, आपको मैं क्या बताऊं। जागृति पाठक नाम से हुआ था, जिस जिग्ना बोरा, सॉरी सर मैं वही नाम याद नहीं कर पा रहा था। ये लेडी, इनको इनके साथ बहुत बुरा हुआ सर, जिग्ना बोरा।
बहुत बुरा हुआ, क्रिमिनल रिपोर्टर थे, ठीक है, जेल जेल जाना पड़ा सर, अंडरवर्ल्ड के अंदर फंस गया था, दाऊद इब्राहिम वगैरह के गैंग के अंदर, ठीक है, बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, रिपोर्टर थे, रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन उनको फंसाया गया, मुंबई पुलिस बहुत सारे सब मिली जुली थे, बट बाद में 9 महीना इनका ट्रायल चलता रहा, फिर बाद में बेल मिल गया। लेकिन 9 महीना एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो भयंकर बात हो सकता है। ये देख सकते हो, ये सब देखने से आपका लॉ का ना नॉलेज बढ़ेगा और आप लॉ के प्रति जागरूक हो जाओगे। सर बिजनेस लॉ नहीं है ये, नो डाउट, ऐसे बिजनेस रिलेटेड भी बातें होगा तो मैं, कोई मूवी होगा, कोई टेली सीरीज होगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं ये सब थोड़ा देखता हूँ, जब भी मुझे कुछ भी मिलता है, आप लोग भी देखा करो, नॉलेजेबल चीज देखा करो, ठीक है। तो बिजनेस के बारे में कुछ होगा तो भी मैं बताऊंगा, जैसे स्टॉक मार्केट के ऊपर लोग आजकल बहुत कॉन्शियस है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड मूवीज देखता है, प्रॉब्लम देखता है, वैसा ही ये सब भी देख सकते हो। मतलब ऐसा मतलब ये जो जिग्ना बोरा का केस है, इसमें इनको ना अंडरवर्ल्ड के केस में फंसा गया था, एक लॉ है, मैं उसके बारे में आपको बताना इतना नहीं चाहिए, बट ये मैकोका का केस था, मतलब बताना नहीं चाहिए मैंने, ये क्रिमिनल लॉ का एक केस है, इसको बोलते हैं महाराष्ट्र क्रिमिनल, कुछ फुल फॉर्म है मैकोका, महाराष्ट्र क्रिमिनल, सॉरी, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999, ये वाला केस लगा था। आज तक अगर किसी के ऊपर भी मैकोका लगा है ना सर, ये एक्ट है, ठीक है, तो उसको कभी भी जेल से छुटकारा नहीं मिला है, लेकिन इनको मिला है, और एक एक बच्ची था उसके ऊपर, उसको मिला था, ये चार्ज लगा था, मैकोका का चार्ज लगा था। संजय दत्त, उसके ऊपर टाडा का चार्ज लगा था, टाडा जानते हो, वो भी एक वही एक अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक क्रिमिनल लॉ है। ऐसे आप लोगों का ये टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको बस लॉ के बारे में जागरूक होने के लिए बोल रहा हूँ, नो योर लॉ, जानो, देश का लॉ को जानो, ये तो बिजनेस लॉ है सर, ये तो जान ही जाओगे पढ़ते पढ़ते, जरूरत पड़ने से बाकी लॉ के बारे में भी नॉलेज रखो, और लॉ कितना जरूरी है देश में जीने के लिए, समय आने पे पता लगेगा, खुद भी जानो, दूसरे को भी बताओ, ठीक है। आरबीआई ऐसे ही कहते हैं, जानकार बनो, सतर्क रहो, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, अच्छा समझ में आ गया सर, बोलो प्लीज टेल मी। मिस्टेक का आइडिया हो रहा है ना सर, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कुछ तो कहो। Yes, sir. हाँ ना, यस सर, ओके सर, Yes, sir. ओके सर, ओके। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, सेक्शन 23। सर ऑब्जेक्ट मैंने, आप किस मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बिजनेस कहता है which considerations and objects are lawful and those which are not, the considerations or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law, is of such it is of such nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, is fraudulent, involves injury to the persons or property of another, ठीक है, माने द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, अगर वो ये सब प्रॉब्लम करता है, या तो लॉ तोड़ता है, या तो ऐसा कुछ है जो लॉ को डिफीट करता है, या तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए हो रहा है, या फिर किसी का प्रॉपर्टी को खराब करने के लिए, इंजुरी पहुंचाने के लिए, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज ए इमोरल, कोर्ट उसको इमोरल मानते हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, माने देश के हित के अगेंस्ट में है, समाज के हित के अगेंस्ट में है, या फिर पब्लिक पॉलिसी माने जो देश का पब्लिक के लिए अच्छा हो उसका ऑपोजिट है, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज केस, अगर ये 5-6 केस जो मैंने आपको बताया, ये याद रखने वाला चीज है सर, कब हम लोग किसी लॉ को अनलॉफुल मानेंगे, ठीक है। विच कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर lawful and those which are not, section 23, the considerations or object of an agreement is lawful unless, अगर ये सब नहीं होता है तो वो लॉफुल है, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, नेचर इज सच नेचर दैट इफ परमिटेड, अगर परमिशन मिल गया तो लॉ को ही डिफीट कर देगा, मतलब जो प्रोविजन चल रहा है लॉ का, जो लॉ एप्लीकेबल है करेंटली उसको डिफीट कर देगा, मतलब उसी को हरा देगा, जो लॉ बना हुआ है उसी को हरा देगा, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जुड़ा हुआ उसके साथ, किसी के प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंचाएगा, माने सब, ये क्या क्या बताना चाहता है, जो
किसी कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुलनेस के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है, कोर्ट उसको इमोरल मानता है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट। अगर ऐसा कुछ भी होता है लॉफुल नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो लॉफुल है। In each of these cases, the considerations or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement which the object or consideration is unlawful is void. अगर किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है वो void है। सिंपल, ऑब्जेक्टिव गलत है माने void है, गलत माने जो लॉ आपको परमिट नहीं करता। बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, मैं रियल लाइफ से भी एग्जाम्पल ढूंढ सकता हूँ, याद आएगा तो बता दूंगा, बट आपको कुछ एग्जाम्पल किताबी बताता हूँ। बुकिश एग्जाम्पल देता हूँ, वो भी रियल लाइफ से ही इंस्पायर होकर किताब में डाला गया है सर। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल कुछ भी हवा में थोड़ी दिया जा सकता है। जो लोग लॉ का ऑथर होते हैं, जो लोग किताब लिखते हैं, ये सब रियल लाइफ से इंस्पायर होके ही किताब लिखते हैं, केस लॉ को रेफर करके लिखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड। गेन माने कुछ चीजों में वो लोग कुछ जीता है। गेन माने कुछ जीता होगा, कुछ पाया है, ठीक है। सर बैंक लूट करके भी हो सकता है, किसी को रास्ते में लूट के भी हो सकता है, किसी का प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन के भी हो सकता है, एनीथिंग, और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। एबीसी पार्टनर है, बट ऐसे हम लोग आजकल बोलते हैं ना, माई क्राइम पार्टनर, हाँ माई पार्टनर इन क्राइम, ऐसे मैं देखता हूँ। है बदमाशी करते हैं लोग, बच्चे लोग ना, वो बोलते हैं कि कोई अपने भाई बहन है, वो लोग बदमाशी करते हैं ना, तो क्या लिखते हैं उनके बारे में, मैं पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, क्राइम का मतलब ही नहीं पता, लिख देता है क्राइम, छोटा मोटा जो बदमाशी होता है। लेकिन ये लोग एबीसी तीनों मतलब पार्टनर है, बट दोनों क्रिमिनल है, तीनों क्रिमिनल है, समझ रहे हो। लोगों को लूटना फ्रॉड करना ही काम करता है। फिर तीनों के बीच में सपोज ये लोग किसी को लूटा, बैंक लूटा, ठीक है, बैंक डेकॉइट हुआ, बैंक में लूट मार चलाया। अब क्या है, मानो बैंक से इनको एक 3 करोड़ मिला है। अब कंडीशन ये था कि तीनों सिमिलर वे पे पार्टनरशिप की तरफ बांट लेगा, 1:1:1। द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज आपने जिस तरह से गेन किया, ये जो 3 करोड़, ये 3 करोड़ का गेन ही तो अनलॉफुल है। कहां से मिला, किसका लूटा भाई, हाँ मैं बोला बैंक का लूटा। समझ रहे हो सर। आजकल लोग क्या करते हैं, लोकल लेवल में देखना, पॉलिटिकल पावर में आके अनलॉफुली दूसरे का जमीन हड़प लेता है ना, बहुत कुछ होता है आसपास में, फिर उसको बेच देता है, कुछ बोलने जाओ तो उड़ा देता है। सब गलत है सर। लॉ एंड ऑर्डर सही रहना चाहिए तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जो भी हो, एक बात याद रखना, लॉ क्या कहता है, एबीसी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। अगर आप ये बात कोर्ट में प्रूव कर सकते हो तो फिर तीनों को सजा मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर किसी ने भी एबीसी के अगेंस्ट में कोर्ट में केस करता है कि भाई ये लोग फ्रॉड करके कमाते हैं और अपने बीच में डिवीजन करते हैं, एक्विजिशन ऑफ गेन्स बाय फ्रॉड इज अनलॉफुल। सर ये तो बच्चा भी जानता है, हाँ सर, लेकिन बच्चा को एक होता है कुछ चीजें नॉर्मल वे में समझना और एक होता है लॉ को पढ़ के जानना। ए प्रोमिसेस टू बी to abandon a prosecutions which he had instituted against B for robbery and B promises in lieu thereof उसके बदले to restore the value of property robbed. The agreement is void as its object, namely the stifling of prosecutions, is unlawful. Sir, point to be noted. Stifling of prosecution ये एक अनलॉफुल कॉन्सेप्ट है। माने कोई चोरी किया है, आप उसको बोलते हो कि मैं मतलब उसको आप चोरी का सजा से बचाना चाहते हो अगर वो आपको चोरी हुआ सामान वापस कर दे। समझ रहे हो सर, आप मेरा बात समझे कि नहीं। किसी ने आपका प्रॉपर्टी चोरी किया, किसी ने आपका प्रॉपर्टी चोरी किया, आप उनको बोलते हो कि तुम मेरा जितना चोरी किया वो वापस कर दो, मैं आपको जेल नहीं भेजूंगा। क्या ये एक सही डील लग रहा है आप लोगों को, प्लीज टेल मी। चोर ने चोरी किया, आप चोर को बोलते हो कि आप चोर हो, पकड़ा गए हो, आप मेरा प्रॉपर्टी वापस कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। क्या ये सही बात होगा।
बोलो सर बोलो, क्या ये सही लग रहा है आपको? सही सर। गलत है ना सर? तो चोर को प्रमोट करना या चोरी को प्रमोट करना गलत बात है सर। इसको बोलते हैं स्टिपलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। जिसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट में थाने में एफआईआर दायर करना चाहिए, ठीक है। स्टिफलिंग माने क्या होता है? स्टिफलिंग का मतलब होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, माने छुपाना या दबाना, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, माने जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, प्रोसिक्यूशन को चुपचाप साइड कर देना। ये अनलॉफुल है सर, एकदम ऑब्जेक्टिव गलत है। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द लीगलिटी फॉर कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट देयर टू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, स्टिपलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन अनलॉफुल है, याद रखना, भूलना नहीं, एग्जाम में सवाल करते हैं। Section 10 of the Indian Contract Act provides for the legality of consideration and objects thereto. Section 23 of the Act also states that every agreement of which this object or consideration is unlawful is void. The following is an example of agreement which is void because of unlawful consideration. ऑब्जेक्ट तो छोड़ो, कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है तो भी तो बहुत भयंकर बात होता है। ये सेक्शन 10 कहता है, A promises to obtain for B an employment in the public service and B promises in return to pay 1 lakh to A. सर ये वेस्ट बंगाल का ही कहानी हो गया, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। सर क्यों बेकार में स्टेट का बदनामी कर रहे हो? नहीं सर, बदनामी नहीं, एक प्रॉब्लम चल रहा है ये सब स्टेट्स में। बहुत स्टेट का नाम ले सकता हूँ, हर स्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट मैं रिसेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, सही गलत आप लोग रिसर्च कर लेना। बट माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन रिसेंट पास्ट के लिए जितना भी डेटा मुझे मिल रहा है या जो खबर मिलता है न्यूज़पेपर से, रिपोर्टिंग से, अगर करेंटली दो स्टेट में बहुत भयंकर तरह का काम चल रहा है। वेस्ट बंगाल में जॉब देने के बारे में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने क्या होता है कि कोई सरकारी ऑफिस में काम करता है, ठीक है, सपोज कोई मिस्टर है, कोई मिस्टर एक्स गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉई है, ठीक है। वो आपको एक क्या बोलेंगे सर, लेमन जूस की तरह यूज करेगा। कैसे? जस्ट लाइक कि आपको ऐसा बोलेगा कि आपको जॉब दिला देंगे क्योंकि मेरा तो बॉस के साथ कनेक्शन है, एकदम टॉप ऑफिशियल्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, मिनिस्टर लेवल में कनेक्शन है मेरा, आपका जॉब पक्का है। फिर आपसे कोई मिस्टर ए है या कोई मिस ए है, ठीक है, कोई मिस बी है, ठीक है, उनको बोलेगा कि भाई आप पैसा दो, हम आपको जॉब दे देंगे। ऐसा तो बहुत सारा केस फंसा है ना, पैसा देके जॉब का। हाँ, ये तो लास्ट 6 मंथ्स का न्यूज चैनल ओपन करो, चारों तरफ यही है। हाईकोर्ट में जो हमारे यहाँ पर जो कोर्ट में हाईकोर्ट जज थे, अ, शायद उनको बाद में शिफ्ट कर दिया, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ समथिंग गांगुली। ट्रमेंडस काम किया सर, मैंने बहुत साहस किया, इवन चीफ मिनिस्टर के सामने भी बोला कि जो गलत है वो गलत है, इसमें स्टेट का इमेज को नहीं देखना है। क्या इमेज देखना है? गलत को गलत बोलो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना थोड़ी है हम लोग, दुनिया के सामने कुछ भी नहीं छुपाना है, एकदम फ्रीडम के साथ काम करो। अच्छा करोगे लोग तारीफ करेगा, खराब करोगे लोग खराब बोलेगा। लेकिन जिस जिस देश में डेमोक्रेटिक राइट प्रॉपर होता है ना, उस देश को हमेशा दुनिया सम्मान करता है। और ये डेमोक्रेटिक राइट है, जो अन्याय करेगा उसको सजा देना, जो न्याय करेगा उसको अवार्ड देना, और कोर्ट का जज का तो ये काम ही होता है। तो वेस्ट बंगाल में जॉब के बारे में ना बहुत लूटमार चल रहा है, चल रहा था, अभी शायद बंद हुआ होगा, मे बी, वो भी पता नहीं सर। बंगाल के लोगों को कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ दिन बाद फिर से ट्रैप में पड़ेगा, 3 लाख देगा, 5 लाख देगा। किसी 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 का पापा तो अपना पूरा सेविंग्स दे देता है अपने बेटे को गवर्नमेंट नौकरी पर दिलाने के लिए, 10 लाख दे के गवर्नमेंट ऑफिशियल से कनेक्ट करा के, फिर बाद में पता चलेगा कि ये जॉब तो पक्का नहीं है या फिर मिलेगा ही नहीं। और फिर मानो बाद में आप जाओगे कि नहीं, मैंने मिस्टर ए को पैसा दिया था 10 लाख ताकि मुझे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के किसी पोस्ट में नौकरी मिलेगा, चाहे कोई भी ग्रुप का चलेगा। यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट ऐसे चलते हैं कि कोई भी ग्रुप का चलेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कुछ भी चलेगा, बट मिले तो सही। ये भी तो छोड़ो, वो तो अलग बात है, WBCS का बात नहीं करूंगा मैं।
बट एटलीस्ट डी ग्रुप का भी नौकरी मिल जाए ना, उसके लिए अगर 5 लाख 10 लाख भी देना पड़े दे देता है। किसको दे रहे हैं? इस तरह से थोड़ी जॉब होता है सर, इसको बोलते हैं घूस, है ना, अंडर द टेबल। किसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? नहीं जॉब मिलेगा। हाँ किसी किसी को मिला है, किसी किसी को मिल गया, उसका हालत खराब भी किया। अरे भाई पैसा देके क्यों नौकरी पाना है? और क्यों किसी के पास राइट ही नहीं है सर, किसी के पास राइट ही नहीं है कि वो आपको पैसा देके जॉब दिला देगा। नहीं, ये हो नहीं सकता। सर पकड़ा जाए ना, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। ये हल्दिया साइड में, हल्दिया वेस्ट बंगाल का एक जगह है, सिटी टाउन है, वहां पर एक नंदीग्राम में कोई एक खबर में सुना था, एक लड़की है, हम लोग की एज के हैं, उनको 3-4 साल हो गया नौकरी करके, हाई स्कूल टीचर बना था, लेकिन ब्राइब देके, जब स्कूल में सबको पता चला कि ये टीचर ब्राइब देके नौकरी मिला है, तो वो ना स्कूल जाना बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। फिर जहां भी कोई स्टूडेंट देखता था, फिर रास्ते में लोग इतना इंसल्ट करता था, फिर लास्ट में सुसाइड कर लिया। क्या बताऊं सर आपको। और पंजाब का नाम इसलिए मैं ले रहा था, कंसिडरेशन, अनलॉफुल कंसिडरेशन में पंजाब में ड्रग्स का तो सबको पता है। मुझे समझ में नहीं आता इतना ड्रग्स ऐसे आता कैसे है। खतरनाक सिचुएशन है ड्रग्स का, इलीगल ड्रग्स का खतरनाक सिचुएशन है पंजाब में। और पता नहीं इतना लोगों के पास पैसा हरियाणा कहाँ से, कनाडा से कहाँ पैसा से आ जाता है सर। इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, मजाक नहीं कर रहे हैं सर। पंजाब में ड्रग्स, पंजाब का लोग खराब हो जाए, ठीक है, पंजाब का यूथ खराब हो जाए, इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल प्ले। और इंटरनेशनल कुछ पावरफुल कंट्रीज है जो पाकिस्तान को मदद भी करता है, जो इंडिया के अगेंस्ट में। और ये सब क्रॉस बॉर्डर ड्रग सप्लाई होता है, और वो सब ड्रग्स पॉलिटिकली कंसिडरेशन होता है। ड्रग्स के बदले यूथ ड्रग्स खाएगा, करोड़ों का इलीगल काम चलेगा, और पूरा एकदम खतरनाक हालत। इसके ऊपर वेब सीरीज, मूवीज और न्यूज़पेपर खबर तो चलता ही है। इसलिए पंजाब का सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, क्योंकि कंसिडरेशन में ड्रग्स, किसी भी चीज, किसी का धंधा होता है ड्रग्स, पॉलिटिकल धंधा, पॉलिटिकल डीलिंग्स हो रहे हैं ड्रग्स, ठीक है, मतलब नौकरी वगैरह छोड़ो सर, सब चीज में ड्रग्स, यूथ नशे में है, जिसको देखो वो नशे में है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल में भी द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति परसों आया था, यहाँ पर भी ड्रग्स के ऊपर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है वेस्ट बंगाल में भी, उसके ऊपर भी एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है। ऐसे प्रॉब्लम पूरा भारत में है, बट कुछ स्टेट में बहुत भयंकर है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सब रियल सिचुएशन से ही लिया गया है। ए promises to be, सॉरी ये वाला नहीं, ए promises to obtain be an employment in the public service, मतलब सरकारी नौकरी, and B promises in return to pay 1 लाख, 1 लाख दे देंगे to एक agreement is void, the consideration being opposed to public policy is unlawful। ये opposed to public policy है। कितने सारे लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, काबिल है, उनको नौकरी नहीं मिलेगा। किसी के पास इलीगल कुछ पैसा है, पैसा देके नौकरी पाएगा, उसका एलिजिबिलिटी भी नहीं है। क्यों, ये ऐसा देश क्यों बनाना है? और गलत लोग गलत जगह में जाता है ना, जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या चलाएगा ऑफिस को। फिर गवर्नमेंट ऑफिस कितना खराब हो रहा है देखो ना आप। विथ ऑल रेस्पेक्ट टू मतलब मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ जो जेंटल है, जो ऑनेस्ट है, बट फिर भी आप एक चीज देखो, गलत लोग गलत जगह में बैठ जाते हैं, तभी तो गवर्नमेंट बिजनेस खराब कर जाते हैं। गवर्नमेंट के पास जितना गवर्नमेंट कंपनीज है, आप मैक्सिमम का हालत देखो, गवर्नमेंट बैंक्स देख लो आप, गवर्नमेंट का जितना ऑफिस है हालत देखो। डेवलपमेंट तो छोड़ो, बचाना मुश्किल हो रहा है, इतना लॉस बना रहा है। क्यों? एक तो नॉलेजेबल लोग नहीं है, दूसरा इंटीग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, या फिर चलाने का नॉलेज तक नहीं है। तो फिर गलत लोग गलत जगह में बैठेगा तो क्या हालत होगा? देश बर्बादी होगा सर, और कुछ नहीं। मतलब ये एक तरह से ना, वो इसको ना एक हिंदी मूवी का डायलॉग याद आ गया कि आसमान पे थूकने वालों को खुद ही नहीं पता कि पलट के थूक उसी पे गिरेगी। हम लोग सोचते हैं कि मेरा तो जिंदगी बन जाए, बट उसको समझ में नहीं आता कि भाई किसी का जिंदगी नहीं बनता है, गलत काम से पूरा दुनिया ही बर्बाद होता है, चाहे कोई भी करे। एक गलती माने पूरा सबका गलती, स्टेट बर्बाद, सोसाइटी बर्बाद, सब बर्बाद सब।
ये राजनीति बोल के एक मूवी था, उसमें मनोज बाजपेयी का डायलॉग था। बोलते हैं कि आसमान पे थूकने वालों को खुद ही नहीं पता कि पलट के थूक उसी पे गिरेगी। समझ रहे हो सर? ना समझे तो भी चलेगा, समझ गए तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। आई होप यू अंडरस्टैंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या हो सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ओके सर, आप कहानी बहुत सुना रहे हो। अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। एक तो लॉ अगर मना करके रखा है, इसका बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल याद रखना। इसमें क्या करो ना, आप जॉब के ब्राइब दे रहे हो। पहला बात कि आप इस तरह से पब्लिक सर्विस के लिए, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी को घूस नहीं, मतलब किसी भी तरह का पैसा नहीं दे सकते। बिकॉज पब्लिक का जॉब, पब्लिक सर्विस जॉब पैसे के बदले नहीं होता है, ये क्वालिटी के बदले में होता है, एलिजिबिलिटी के बदले में होता है। इसके लिए कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख का बात नहीं है। लेकिन सर आप लोग बोलोगे सर ऐसा तो चलता है ना। अरे कुछ भी चलता नहीं है, जबरदस्ती चलाया जाता है। ये फ्रॉड है हम सभी के साथ, सबके साथ, सबके साथ। सर ये तो माया जाल है। हाँ सर माया जाल है। सर आप तो एकदम एकदम साधु बाबा की तरह बात कर रहे हो। अरे नहीं सर, मैं लॉ का बात कर रहा हूँ। चलो, अच्छा, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, acts forbidden by law, forbidden माने मना, ठीक है। acts forbidden by law are those which are punishable under any statute as well as those prohibited by regulations or orders made in exercise the authority conferred by the legislature। माने अगर लॉ ने कुछ बोल के रखा है। एक एग्जांपल लेता हूं। A license to cut grass is given to X by forest department under forest act. One of the terms of license is that the license should not assign his interest under the license without the permission of the forest officer, and a fine is prescribed for breach of these conditions. But the observe the conditions of the license is not obligatory under the Forest Act if X in breach of conditions agrees to assign his interest under the license to B, that agreement will be valid. Here, the assignment is not prohibited by law. The condition against assignment has been imposed only for administrative purpose or solely for the protection of revenue. सर कुछ भी समझ में नहीं है, एकदम आसमान से टपका और खजूर पे लटका। चलो मैं सिंपल करता हूँ थोड़ा। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए सर, जो लोग फॉरेस्ट के बारे में जानते हो, इंडिया में फॉरेस्ट को चलाने के लिए एक फॉरेस्ट एक्ट होता है, ठीक है। अब मैं फॉरेस्ट एक्ट पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट इतना बोलूंगा कि अगर आपके घर में कोई पेड़ है ना, पेड़ है, या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रास है जिस ग्रास का बहुत कीमत है, ठीक है। ऐसे घास का दाम होता है सर, ठीक है। ऐसा ना समझो कि घास है बोल के कुछ भी काट लो, ठीक है। अगर फॉरेस्ट एक्ट के अंदर वो ग्रास प्रोटेक्ट होता है ना, तो बिना फॉरेस्ट परमिशन का आप ग्रास भी नहीं काट सकते। बिना फॉरेस्ट परमिशन का आप फॉरेस्ट के अंदर से ग्रास भी नहीं काट सकते। फॉरेस्ट माने ऑब्वियसली नॉट एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट माने जो बेसिकली मतलब नेचुरल तरीके से जो बनता है, जो आजकल खत्म होने को है। इंडिया में फॉरेस्ट खत्म हो रहा है सर, बहुत कम है अभी। हम लोग हर जगह में फॉरेस्ट को काट करके सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं। और ठीक है, जरूरत में फॉरेस्ट काटना चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीड होता है। बट अगर आप 100 पेड़ काटते हो ना, तो बदले में 400 पेड़ लगाना चाहिए। सर आप सरकार हो, पढ़ाओ। ओके, तो a license to cut grass is given to X by the forest department under the forest act. One of the terms of the license is that the license should not assign his interest under the license without the permission of the forest officer, and a fine is prescribed for breach of these conditions. But the observance of the condition of the license is not obligatory under forest act. अगर X फॉरेस्ट का कोई लॉ तोड़ता है, if the X in breach of the condition, अगर X कंडीशन तोड़ता है, agrees to assign his interest under the license to B, B माने कोई दूसरा है, अगर वो लाइसेंस किसी और को असाइन करता है, that agreement will be valid. Here the assignment is not prohibited by law. किसी को लाइसेंस असाइन करना लॉ में मना नहीं है। The condition against assignment has been imposed only for administrative purpose.
लेकिन जो लाइसेंस फॉरेस्ट ने एक्स को दिया है, जिस पर्पस के लिए लाइसेंस दिया है, उस पर्पस को नहीं तोड़ सकता है। अगर एक्स ने किसी और को दिया है तो उसे भी फॉरेस्ट एक्ट का नियम को मानना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते थे एग्रीमेंट विल बी वैलिड। अगर असाइनमेंट का एग्रीमेंट कर रहे हैं, इफ एक्स इन ब्रीच ऑफ द कंडीशन agrees to assign his interest under the license to B, the agreement will be valid. Here the assignment is not prohibited by law. The condition against assignment has been imposed only for administrative purpose or solely for the protection of revenue. ठीक है, तो मेन बात क्या हुआ सर कि अगर फॉरेस्ट का कुछ नियम है तो फॉरेस्ट का नियम को पालन करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। ऐसे सिंपल लॉ है सर देश में, क्या आपके घर में भी अगर कोई पेड़ है ना, ट्रीज हैं, उसको आप नहीं काट सकते, उसके लिए भी फॉरेस्ट परमिशन चाहिए होता है। स्पेशली जो फॉरेस्ट एरिया है, स्पेशली वहां पर, इवन टाउन एरिया में भी अगर घर में पेड़ है तो फॉरेस्ट है आसपास में, परमिशन लेके ही करना चाहिए, और फॉरेस्ट के लाइसेंस के थ्रू से ही आप पेड़ काट सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर लॉ उसको मना करेगा या फिर ऑब्जेक्ट कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल है, आपको और थोड़ा सा इजी लग सकता है। ए फादर हैड अरेंज्ड फॉर मैरिज ऑफ 17 इयर्स बॉय एंड टुक डाउरी फॉर द गर्ल्स पेरेंट्स। एक 17 साल का लड़का का शादी तय कर रहा है। ऐसे लड़का का शादी का एज क्या है मिनिमम, लड़की का भी वही है। पहले गर्ल्स का शादी का एज 18 था, अभी उसको भी 21 कर दिया गया सर। ऑफिशियल गवर्नमेंट एज पहले लड़की लोगों का 18 था, बट उसको भी बढ़ा के गवर्नमेंट ने 21 कर दिया। एडल्ट होने का या वोट देने का एज दोनों का 18 है। ठीक है, वोटिंग राइट्स दोनों का 18 है, बट मैरिज का एज 21 है मिनिमम। तो फादर had arranged for marriage for the 17 years boy and took dowry from the girl's parents. Such marriage contract cannot take place as in India. The minimum age of boy marriage is 21 years and dowry is not permissible in Indian law. जिसको हम लोग दहेज बोलते हैं या पॉन बोलते हैं बंगाली में। Such is not a valid contract as the consideration and object both are forbidden by law. अगर कंसिडरेशन गलत है, जैसे कंसिडरेशन में क्या ले रहे हो आप, दहेज ले रहे हो, ये लॉ फॉरबिड करता है। और सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट गलत है ना, मतलब 17 साल का बेटा का शादी गलत है, तो ऑब्जेक्ट भी गलत है, कंसिडरेशन भी गलत है, फॉरबिडन बाय लॉ है। लॉ मना करता है तो सिंपल बात है, अनलॉफुल काम कर रहे हो। फॉरेस्ट आपको पेड़ काटने में मना करता है, आप फिर भी पेड़ काटोगे, अनलॉफुल हो जाएगा। चलो, समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी। हाँ ओके सर, हाँ सर। थैंक यू सर। When consideration or object defeat the provisions of the law, defeat the provision, defeat माने हराना, है ना? The word defeat the provisions of any law must be taken as limited to defeating the intention which the law has expressed. मैंने पहले से लॉ जो बोल के रखा है, अगर आप उसको भी हराना चाहते हो कोई काम करके, the court looks at the real intention of the parties to an agreement. If the intention of the parties is to defeat the provisions of the law, the court will not enforce it. अगर आप लॉ को ही तोड़ना चाहोगे ना, तो कोर्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने नहीं देगा। लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट मैंने जो लीगल जो रूल बनता है, would be defeated by an agreement by a debtor not to plead limitations, as the object is to defeat the provisions of the Limitation Act. The Hindu law is defeated by an agreement to give as an adoptions in consideration of annual allowance to the natural parents. ये एक्चुअली कुछ अलग टाइप का लॉ यहाँ पर बताया सर। एक लिमिटेशन एक्ट का बात किया, एक हिंदू लॉ का बात किया। हिंदू लॉ बेसिकली क्या होता है ना, हिंदू लॉ है हमारे देश में, क्रिश्चियन लॉ भी चलता है, मुस्लिम लॉ का भी बहुत सारा लॉ चलता है। ये सब लॉ हटाने का बात चल रहा है आजकल, और मोस्ट प्रोबेबली अगर करंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, ये हिंदू मुस्लिम, ठीक है, फिर क्रिश्चियन, अलग अलग जितना भी जाति हैं या धर्म है, जो धर्म के मानने वाले हैं, सब लॉ को हटाया जाने का बात कर रहा है। मैं आपको रिसेंट अपडेट दे रहा हूँ, और उसके बदले यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड लाने का बात चल रहा है। हाँ, कोई थोड़ा सेंटीमेंट हो सकता है कि सर ये तो गलत है,
हिंदू के साथ खराब होगा, मुस्लिम बोलेगा हमारे साथ खराब होगा, क्रिश्चियन बोलेगा हमारे साथ खराब होगा। इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, इट्स अबाउट द कंट्री, इट्स अबाउट द कल्चर ऑफ द लैंड। इंडिया एक देश है, इसको हम भारत भी बोलते हैं। मैं तो मानता हूं कि भारत के सब लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए एक नियम, है ना। अलग अलग नियम क्यों? आप खुद मतलब डिवाइड कर रहे हो। देश संविधान से चलेगा और संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। संविधान में कुछ प्रॉब्लम है, उसको अपडेट या अमेंड करना चाहिए समय के साथ साथ। 47 में जब संविधान या 49 में जब संविधान बन रहा था, बाबा साहेब जब संविधान को बना रहे थे, तब का सिचुएशन अलग था। अब सिचुएशन बदला है, समय के साथ कुछ दूसरा डिमांड हो रहा है। तो समय को देखते हुए देश को आगे बढ़ना है, तो नियम भी थोड़ा सिंगल होना चाहिए। हाँ, उस पर वाद विवाद हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी होगा, देश के मिट्टी का एक नियम होता है सर, हर धरती का नियम है। धरती समझते हो? इंग्लैंड एक धरती है, अमेरिका एक धरती है, अरबियन नेशन एक धरती है, भारत या भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट छोड़ो, मैं इंडिया की बात करता हूँ। यहाँ का कुछ अपना कल्चर है सर, ये सब घर घर में है, सबको पता है ये कल्चर। हाँ, हो सकता है समय के साथ साथ कुछ लोग थोड़ा भूल गए हैं या कुछ हुआ है, बट जो ह्यूमैनिटीज के साथ जाएगा उस कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ बातें हैं सर समाज में जो इनह्यूमैनिक टाइप का है, गवर्नमेंट चाह रहा है कि यूनिवर्सल सिविल कोड अडॉप्ट किया जाए, लेकिन उसको लेके अभी विरोधी दल सब झमेला करेगा सर। क्यों? क्योंकि विरोधी का काम ही है विरोध करना। वो अच्छा बुरा नहीं सोचता है, उसको किसी भी चीज के गहराई में नहीं जानना है, उसको सिर्फ वोट बैंक देखना है, ठीक है। किसी भी तरह से दुनिया को भड़काओ, और इसको एक ही तरह से बचाया जा सकता है, समाज अगर एडुकेटेड हो जाए, वो भड़काओ बद से बच जाएगा, कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मैं आपको अभी मेन पॉइंट पे लेकर आ जाता हूँ। ऐसे आप लोग अपडेट हो ना सर यूसीसी के बारे में? यूनिवर्सल सिविल कोड, पूरे भारत में एक ही लॉ चलेगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन जो भी है सबका एक लॉ, सिख जो भी है। सर इसको लेके बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हो सकता है, ठीक है, हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, छोड़ देते। When consideration or object defeats the provision of the law, the words defeat the provisions of any law must be taken as limited, defeating the intention which the law has expressed. देखते कुछ एग्जांपल्स है तो आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, इधर नहीं है, बाद में मिलेगा, मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना समझो कि जो भी लॉ है, जैसे लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट वुड बी डिफीटेड बाय एन एग्रीमेंट बाय डेटर नॉट टू प्लीड लिमिटेशंस। जैसे डेटर का क्या है ना, डेटर का एक कॉन्सेप्ट है, डेटर माने कौन? अकाउंटिंग बातें आ गई सर, डेटर क्रेडिटर। डेटर माने जो क्रेडिटर को पैसा देगा। सपोज मिस्टर एक्स क्रेडिटर है ना, और मिस्टर ए डेटर है। इसका मतलब क्या कि मिस्टर एक्स मिस्टर ए से पैसा पाएगा। आपका डेटर कौन होता है? जिससे आपको पैसा मिलेगा, और आपका क्रेडिटर कौन होता है? जिसको आपको पैसा देना है। तो जिसको पैसा पाना है, समझो सर बात, डेटर से पैसा पाना है। सपोज मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को कुछ चीजें बेचा था 1 लाख का। अब देयर इज अ लिमिटेशन एक्ट, मैं लिमिटेशन एक्ट के अंदर नहीं जाऊंगा, जो लोग एग्जीक्यूटिव या इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पढ़ते हैं ना सीएस में, उनको लिमिटेशन एक्ट का डिटेल्स पढ़ाया जाता है, वहां पर पढ़ा देंगे सर, जिनका एडवांस है उनको, अभी उतना जरूरत नहीं है। लिमिटेशन एक्ट ना, सपोज मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को कुछ सेल किया, उसके बदले उसको पेमेंट करना था, बट मिस्टर ए ने पेमेंट में देरी किया, और मिस्टर एक्स ने भी ना बाद में उनको ना इंटीमेशन नहीं दिया कि आपका पेमेंट बाकी है, ठीक है। नॉर्मली 3 साल का एक टाइम पीरियड नॉर्मली रहते हैं। उसके बाद उसके बीच में मिस्टर एक्स ने कभी और डेटर को याद नहीं दिलाया कि भाई आपका पेमेंट बाकी है बोल के, ठीक है। तो इसलिए यही बोल रहे हैं, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट वुड बी डिफीटेड बाय एन एग्रीमेंट बाय ए डेटर नॉट टू प्लीड लिमिटेशंस। लिमिटेशन मत लगाओ, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन है। मतलब कभी भी कोई मतलब नहीं चाहेगा कि ये बोल रहे कि लिमिटेशन मत लगाओ, मैं कभी भी मेरा पैसा मार्केट से ले सकता हूँ, लेकिन ये बेसिकली एक लॉ को डिफीट करने का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे मैटर है, जैसे हिंदू लॉ इज डिफीटेड बाय एन एग्रीमेंट टू गिव्स ऑन इन अडॉप्शन इन कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अलाउंस टू द नेचुरल पेरेंट्स, ठीक है। तो
ये जिस तरह का बातें कर रहा है ना, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग लॉ को डिफीट करने का बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर लॉ अमेंड हो जाए वो अलग बात है, बट आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो लॉ को ही डिफीट करे, जो एग्जिस्टिंग लॉ है। अगर लॉ बदल जाए फिर कर सकते हैं। ऐसे लॉ तभी बदलते हैं, जानते हो ना, लॉ को कब बदला जाता है, जब प्रॉब्लम बढ़ता रहता है समाज में। अगर एग्जिस्टिंग लॉ कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, तब जाके लॉ में बदलाव लाना पड़ता है। समझ रहे हो सर? जब एग्जिस्टिंग लॉ समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, तब लॉ को बदलना पड़ता है। तब उसमें अपर हाउस, लोअर हाउस, जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मिलजुल के लॉ में अमेंडमेंट लाते हैं और उसको बदला जाता है। लेकिन लॉ रहते रहते आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ही बलि का बकरा बने, मतलब आपका केस कोई प्रॉब्लम हुआ, तब जाके कोर्ट को लगा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, समय के साथ ठीक नहीं हो रहा है, तब जाके लॉ में बदलाव होने का बात आता है, मांग आता है, डिमांड होता है। और फिर उसके लिए टॉप लेवल अथॉरिटीज बैठे हैं, जो लोग उस लेवल तक पहुंचा है, जो लॉ के बारे में जानते हैं, समझदार हैं, फिर वो बैठ के बात करके लीगली उसको पास कराते हैं। मेजोरिटी लोअर हाउस माने पार्लियामेंट में पास करा के फिर उसमें अमेंडमेंट लाते हैं या एक्ट पास करते हैं, तब जाके लॉ बदल सकता है। अदरवाइज लॉ रहते रहते आप लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ओके, अच्छा, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट व्हिच आर एंटर्ड इनटू प्रमोट फ्रॉड और वॉइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट फ्रॉड को प्रमोट करने के लिए है, तो वो ऑब्वियस बात है कि इलीगल है, माने एकदम अनलॉफुल है। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ स्मगलिंग देम आउट ऑफ द कंट्री। स्मगलिंग क्या होता है? स्मगलिंग किसको बोलते हैं सर? एनी आइडिया किसी को? स्मगलिंग माने क्या होता है? हम लोग बहुत सुनते हैं स्मगलर, क्या करते हैं स्मगलर, बोलो। सर वही ना जो इलीगल सेलिंग करता है किसी चीज का, किसी भी चीज का इलीगल इलीगल चीज सेलिंग का। करता है। जैसे आज ही एक स्मगलिंग के ऊपर एक न्यूज आया था, सिलीगुड़ी में देखा स्मगलिंग, सिलीगुड़ी आज का ये। आई डोंट नो आप लोगों ने खबर देखा कि नहीं, पर मैंने थोड़ा सा खबर गो थ्रू कर रहा था। लकड़ी को लेके कुछ है, मैंने टिम्बर, जंगल छोड़, क्या हुआ था? हाँ, ये क्या है, ड्रग्स। नहीं, ये ड्रग्स बहुत भयंकर कर रहे हैं, चलो ड्रग्स में बात नहीं करेंगे, लकड़ी को लेके। ये आपका टीक वुड होता है ना सर, बर्मिस टीक वुड, ठीक है, उसको लेके आज ही पकड़ा गया सर। हाँ, 60 लाख का, ये देखो, टिम्बर वर्थ ₹60 लाख सीज्ड इन वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, 2 डिटेंट। आज का ही खबर है। लॉग, ऐसे लॉग होते हैं, इसको लॉग बोलते हैं लकड़ी का। According to officials, an illegal consignment of 115 logs of illegal Burmese teak timber with an approximate value of 60 lakh was seized from Siliguri subdivision in the Darjeeling district, West Bengal. ठीक है, ये इलीगल है क्योंकि फॉरेस्ट के परमिशन के बिना चल रहा है, कर्नाटक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। अकॉर्डिंग टू एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिशियल्स, द सीज्ड 115 लॉग, जिसका अप्रोक्सीमेट साइज है क्यूबिक फुट, लकड़ी को क्यूबिक फुट से बताया जाता है सर, कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन किया है। एक खबर छापा है, आप देख सकते हो, मुझे खबर मिला था इसलिए मैं आपको बता दिया। स्मगलिंग बहुत सारा, अच्छा बोले आपने, इलीगल माने जिसमें ना तो फॉरेस्ट का परमिशन है, ना तो गवर्नमेंट का परमिशन है, आप कैसे उसको ट्रांसफर कर रहे हो? ठीक है, तो ये इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और अगर कोई किसी को बेच भी देता है ना, फिर उसको रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस करना मुश्किल हो जाएगा, और ये इलीगल है, सबको जेल जाना पड़ेगा, मतलब जो बायर है वो उसको भी, जो सेलर है उसको भी। When consideration defeats any rule for the time being in force in India, यानी इंडिया में अगर कोई रूल चल रहा है और आप ऐसा कुछ कंसिडरेशन कर रहे हो जो करंट रूल को तोड़ रहा है, सेम बात है, एक्ट को तोड़ना, रूल को तोड़ना। When consideration involves injury to the persons or property of another, जैसे चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत खतरनाक काम है सर। इंजुरी मींस क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म। यहाँ पर इंजुरी माने ऐसा नहीं किसी को मुक्का मारना या घुसा मारना या थप्पड़ लगाना, उसको इंजरी नहीं बोल रहा है। प्रॉपर्टी में इंजरी माने
क्रिमिनल एक्टिविटी या रॉन्गफुल हार्म करना, उसको इंजुरी बोल रहा है। एन एग्रीमेंट टू प्रिंट ए बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट, किसी दूसरे का किताब में आप अपना प्रिंटिंग कर दी, माने किसी और का किताब उसको चोरी किया और मार्केट में छाप दिया। क्योंकि किताब जिसने लिखा है सर, वो बहुत मेहनत से किताब लिखा है, अब उसका कॉपीराइट चोरी नहीं कर सकते, माने कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर सकते। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी में इसके ऊपर बहुत केस चलता है, इसका एक नहीं बहुत सारा पॉइंट है। ये अमेजन के साथ सैमसंग का बहुत सारा केस चल रहा है, अमेजन का नहीं, एप्पल के साथ सैमसंग का। कभी एप्पल कहते हैं आईफोन कंपनी कि ये मेरा आइडिया चुरा लिया, आइडिया नहीं मैंने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बात हो रहा है, आईफोन ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, मानो सैमसंग अपने फोन पे उसको यूज कर लिया, फिर आईफोन सैमसंग के अगेंस्ट में कॉपीराइट क्लेम करता है। कभी अमेरिका में होता है तो कभी कोरिया में होता है, ठीक है। जैसे कंपनी मूवीज बनाते हैं, मूवी का कॉपीराइट कोई चुरा नहीं सकता, समझ रहे हो सर। इसीलिए हॉल प्रिंट करना, जो लोग हॉल प्रिंटेड मूवीज देखते हैं ना, वो कॉपीराइट वायलेशन है। आप किसी मूवी को मोबाइल में या कैमरा में कॉपी करके मार्केट में यूट्यूब वगैरह में अपलोड नहीं कर सकते। बहुत लोग करता है ना सर, हॉल में बैठ के छुप छुप के उसको वीडियो करता है, फिर उसको क्वालिटी खराब होता है वो अलग बात है, बट आप क्यों करोगे? अगर मेहनत लगता है एक मूवी बनाने में, पैसा सिर्फ अक्षय कुमार शाहरुख खान को नहीं जाता है, उसके पीछे हजार हजार लोग रहते हैं सर, जो इस मूवी के ऊपर बेस करके अपना गुजारा चलाते हैं। तो फिर क्यों किसी का मूवी को बर्बाद करना, किसी का ऑनेस्टी का बिजनेस का क्यों बर्बाद करना? वो कॉपीराइट वायलेशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। He promises to repay his debt by doing manual labor daily for a special period and agrees to pay interest at an exorbitant rate in case of default. Here, A's promise to repay by manual labor is the consideration for the loan, and this consideration is illegal as it imposes what is substance amounts to slavery on the part of A. In other words, as the consideration is of injury to the person, A, एक second. In other words, is as the consideration involves injury to the person, say the consideration is illegal, yet the object to is illegal as it seeks to impose slavery, which is opposed to public policy. Hence the agreement is void. सर ये मेडिवल पीरियड नहीं चल रहा है, ये मेडिवल पीरियड में चलता था कि अगर तुमने मेरे से पैसा लिया और अगर पैसा नहीं चुका पाया तो तुमको मेरे घर पे काम करना पड़ेगा, या मेरे घर पे और भी बहुत कुछ होता था, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। हमारे भारत में सबसे भयंकर स्लेवरी हुआ है सर, इतिहास में छुपाया जाता है, बोला नहीं जाता। बोलना चाहिए दुनिया को, इंडिया को किस तरह से लूटा गया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें हैं, कंट्रोवर्सी नहीं एक्चुअली सच है, पर कोई बोलना नहीं चाहता, कोई कहना नहीं चाहता। हमारे भारत के साथ बहुत खराब हुआ है सर, बहुत। कौन किया? कभी अरेबियंस लोगों ने किया, कभी यूरोपियंस ने किया, डेंजरस तरीके से किया, कभी यहाँ का लोग किया, कभी मंगोलियंस ने किया, ये वाला लोग एरिया के लोगों ने किया, यूरोपियंस ने किया। क्या किया सर? सर एक तो इंडिया में इलीगली एंटर किया, यहाँ के लोगों को मारा पीटा लूटा, कुछ लोग मार पीट करके लूट करके चला गया, और कुछ लोग ना रह गया सर, कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग रह गया जो इंडिया को राज किया, इंडिया पे राज किया, दिल्ली पे राज किया। इतिहास सच्ची तरह से जानोगे तो समझ पाओगे, आज इंडिया का ये दशा कभी ना होता। एक गोल्डन, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया से आज तांबा का चिड़िया कैसे बन गया? हाँ, गोल्डन बर्ड से कॉपर बर्ड कैसे हो गया, या आयरन बर्ड कैसे हो गया, या कोई भी जो सस्ता धातु है क्यों हो गया? इंडिया इतना सस्ता कैसे हो गया? क्योंकि हम सबको लूटा गया है, हम सबको मारा गया है, काटा गया है, हमारे आइडेंटिटी को चेंज किया गया है, हमारा नाम को खराब किया गया है, हमारे लोगों को स्लेव बनाया गया है।
और वो स्लेवरी का जो नेचर है ना, वो आज भी हमारे अंदर दिखता है। और आज भी जो भारत दुनिया में लीड नहीं कर पा रहा है, उसका मेन रीजन है कि हमारा स्लेवरी वाला एटीट्यूड। हम आज भी माथा, मतलब क्या बोलते हैं ना, सर उठा के जियो नहीं सर, सर झुका के जियो की जिंदगी जीते हैं। क्योंकि वो जो कभी अरबियंस के सामने, कभी मंगोलियंस के सामने, कभी यूरोपियंस के सामने लेटेस्ट में झुकने का जो आदत हो गया था, वो आदत अभी तक गया नहीं सर। झुकने का आदत मैंने बेसिकली, अब मारपीट दंगा करेगा बात बात में तो क्या होगा। देखो सर, हर देश का अपना अंदर का प्रॉब्लम तो होता है, अंदर का प्रॉब्लम फिर भी समय के साथ साथ सॉल्व हो जाता है। घर में लोगों के अंदर वाद विवाद होता है, बट वो भी समय के साथ साथ सॉल्व हो जाता है। पर जब बाहर के शत्रु लोगों को मारता है, पीटता है, काटता है, जितना लोगों को, सिर्फ बांग्लादेश को पूछो, इनको पता है 71 में इनके साथ क्या हुआ था। अगर बांग्लादेश को कभी जानोगे तो समझ पाओगे। जैसे बांग्लादेश तो भारत ही था, ये अलग कारण है, बट 71 में यहाँ के जब वो पाकिस्तान से छुटकारा ले रहा था, तब इनको क्या किया गया, पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के साथ क्या किया। कभी पूछना, कभी जानने का कोशिश करना। जो इतिहास में इतना शर्मनाक काम लास्ट 100 साल में नहीं हुआ है जो पाकिस्तानी ने बांग्लादेशियों के साथ किया। इतना डेंजरस चीज किया है, मतलब स्लेवरी का एक अलग ही लेवल। छोड़ो सर, तो आप समझ रहे हो, चाहे किसी से कुछ पैसा ले लो भाई, उधार ले लो, उधार को उधार के हिसाब से मिटाओ। किसी का प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन किसी को स्लेव ना बनाओ। हम लोग नॉर्मली जब स्लेवरी का कहानी सुनते हैं तो स्पार्टाकस देखते हैं, रोमन। बट आप इंडिया का भी स्लेवरी का कहानी जानो, स्पार्टाकस से भी भयंकर है। स्पार्टाकस कुछ नहीं है, रोमन स्पार्टाकस कुछ नहीं है उसके सामने जो इंडिया के साथ हुआ है। अगर आप इंडिया का लास्ट एटलीस्ट 500 ईयर्स का हिस्ट्री निकालो, ओरिजिनल हिस्ट्री, मैनिपुलेटेड नहीं। मैं एक प्रमाण आपको सिंपल दे सकता हूं, गोल्डन बर्ड्स कैसे आज कॉपर बर्ड्स हो गया, क्यों, क्या रीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी का हालत ऐसे ही खराब नहीं हो जाता है, कोई गरीब ऐसे ही नहीं बन गया सर। इतना तो सबको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो कभी मन में यह सवाल क्यों नहीं आता है किसी को कि सोने की चिड़िया कॉपर का, मतलब तांबा का चिड़िया कैसे बन गया। कुछ तो कारण है ना सर, वही कारण ढूंढो ना, सच ढूंढो, पता लग जाएगा। चलो ठीक है मैं थोड़ा सा कभी कभी जज्बाती हो जाता हूँ, सॉरी सर। अच्छा, आई होप यू अंडरस्टैंड। पैसा का प्रॉब्लम है, पैसे से सॉल्व करो। स्लेवरी तो इलीगल है, और आज के डेट में तो बिल्कुल इलीगल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हेन कंसिडरेशन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, तो ये इंजरी टू द पर्सन हो रहा था, यहाँ पर प्रॉपर्टी टू द ऑफ द अनदर हो रहा था। गलत बात है सर एकदम, ये सब एकदम वॉइड हो जाएगा। समझ रहे हो सर। चलो आ जाओ सर, इमोशनल मत बनो अभी इतना मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा खो जाता हूँ एग्जाम्पल देते देते, बट आप लोग वापस आ जाओ। अच्छा, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, कंसिडरेशन ही अगर इमोरल है, when P had advanced money to D, when P had advanced money to D, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, and D had agreed to marry him as soon as he could obtain the divorce, it was held that the P was not entitled to recover the amount, since the agreement had for its object the divorce of D from her husband, and the promise of her marriage given under the circumstances was against good morals. ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ। कॉन्सिडरेशन इमोरल है, माने जैसे कि ये डिवोर्स वाला कॉन्सेप्ट समझो, ये सिर्फ मैरिज का मैटर नहीं है, इसमें डील हो रहा है। पी ने डी को एडवांस दिया, ए मैरिड वुमन, टू एनेबल हर टू ऑब्टेन ए डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, कि तुम अपने हस्बैंड से, जो जिसका नाम है, मतलब सॉरी, पी हैड एडवांस मनी टू डी, डी कौन है, एक मैरिड वुमन, टू एनेबल हर टू ऑब्टेन ए डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, डी को बोल रहे तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो, बदले में पैसा रखो। D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce. Okay? As soon as इंडिया में सर, अगर इंडिया का मैं आपको नियम बताऊं, तो इंडिया का जो एक्चुअल नियम है उसमें जब तक आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते।
एक्सेप्शनल है कुछ रीजनल मैटर, मतलब रिलीजियस पर्पस वाइज, मैं उस पर नहीं बात करूंगा अभी। बट एक्चुअली इंडिया में जो एक्चुअल नियम है, एक शादी रहते रहते आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। अगर आपका एक शादी डिवोर्स हो जाए तभी जाके आप दूसरा शादी कर सकते हो। यस सर, डिवोर्स के बाद दूसरा शादी पॉसिबल है, पर ऑलरेडी किसी हस्बैंड के पास एक वाइफ है, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ, वन हस्बैंड वन वाइफ है, ये एक ही शादी कर सकता है। लेकिन अगर इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कोर्ट इनको डिवोर्स नॉर्मली नहीं देता है सर। मैं आपको बता दूं, डिवोर्स इतना जल्दी नहीं मिलता है। कोर्ट बार बार कोशिश करता है कि रिलेशन टिक जाए, लेकिन फिर भी नहीं टिकता है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बहुत खराब रीजंस होता है कभी कभी, रेयरली, हर केस में नहीं होता, लाखों में एक होता है, तब जाके डिवोर्स का डिसीजन दिया जाता है। और अगर डिवोर्स हो जाए तो फिर जाके वो रीमैरिज कर सकता है किसी और के साथ। ये नॉर्मल रूल है सर, ठीक है। अब कोई कोई कॉन्सेप्ट है 2 3 4 शादी हो सकता है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं सर, ठीक है। Now point is that D had agreed to marry him as soon as C could obtain the divorce. अब जब डिवोर्स मिलेगा तब वो उसको शादी करेगा। It was held that P was not entitled to recover the amount. P जो है ना, ये D को पैसा दिया है, 1 लाख दे या 1 करोड़ कुछ भी दे, ये कभी भी अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता। Since the agreement had for its object the divorce of D from her husband and the promise of marriage given under the circumstances, ये एक बेकार है। किसी का घर तोड़ना हो गया ना सर, ये डील है ना, ये डील है, और ये डील मोरलिटी में, मोरल के अगेंस्ट में जाता है। आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते यार, नहीं तोड़ सकते आप। इंडिया कभी भी ये सब परमिशन नहीं देगा। ऐसे तो ये मैरिज एक्ट नहीं है, बट इमोरलिटी का एक एग्जाम्पल है। मैरिज एक्ट पढ़ोगे तो डिटेल्स जान जाओगे। ऐसे भी, ऐसे मैरिज एक्ट बहुत बड़ा है, वो अलग ही लेवल का है, बट यहाँ पर आपको इमोरल का बात कर रहे हैं कि बदले में आप जो दे रहे हो, मतलब शादी के नाम पे जो बिजनेस का डील कर रहे हो आप, ये एकदम गलत है। दिस इज द इमोरल एक्टिविटी, ये भी वॉइड है सर इस तरह का। और इस मैटर में पी कभी भी ये पैसा रिकवर के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। हाँ, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रिकवर कर ले अच्छा बात है, पर मानो डी ने ऐसा कर लिया कि डी ने डिवोर्स नहीं दिया, ठीक है, फिर पी कोर्ट में जाता है, सुनो बात को, ठीक है, पी कोर्ट में जाता है कि भाई मैंने डी को पैसा दिया था ताकि वो डिवोर्स दे दे अपने करेंट हस्बैंड को, और फिर हस्बैंड डिवोर्स दे के मेरे साथ शादी कर ले। ये बात वो कोर्ट में जाके बोल ही नहीं सकता, कोर्ट इसी को थप्पड़ मारेगा। थप्पड़ नहीं मारेगा, बेसिकली इसी पे हंसेगा, या फिर, और इसको कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। ये अगर 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ कुछ भी दे देना सर, ये रिकवर करने के लिए कभी भी कोर्ट उसको, क्योंकि इसने किया ही एक इमोरल काम। हाँ, रिक्वेस्ट करके अपने बीच में कर सकते हैं, वो अलग बात है। रिक्वेस्ट में होता तो फिर कोर्ट में क्यों जाता, ठीक है सर। अच्छा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं आपको बोला ना, चाइना के साथ वार छिड़ गया, ट्रेडिंग विद एनिमी, याद रखना सर, सम ऑफ द एग्रीमेंट्स व्हिच आर हेल्ड टू अपोज टू बी पब्लिक पॉलिसी। गद्दार ना बने, ठीक है, किसी को गद्दार नहीं बनना चाहिए। इंडिया एंटर इनटू वॉर विद सिचुएशंस लाइक चाइना, मतलब वॉर सिचुएशंस विद चाइना। मिस्टर ए फ्रॉम इंडिया एंटेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना फॉर इंपोर्ट ऑफ टॉयज। सच कॉन्ट्रैक्ट इज void as China is alien enemy of India। अब जब चाइना के साथ वॉर है और इंडिया ने इंपोर्ट बैन करके रखा है, फिर भी आप बोलोगे नहीं हमको चाइना से टॉय बाई करना है और कोलकाता में बड़ा बाजार में बेचना है। ऐसे एक चाइना मार्केट है हमारे कोलकाता में, बिग मार्केट, होलसेल। बिफोर सच वॉर लाइक सिचुएशंस में बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व, लाइक इंडिया फेल्ड एप्स लाइक टिकटॉक, है ना, टिकटॉक बैंड है, पबजी बैंड है, क्योंकि टिकटॉक के जरिए, पबजी के जरिए इंडिया का इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या हो रहा था, लीक हो रहा था। हमारा देश का इंटरनल इंफॉर्मेशन थ्रू टिकटॉक पबजी लीक हो रहा था, और चाइना उसका मिसयूज करता है। चाइना के मन में ना बड़ा पाप है, जानते हो ना, चाइना के मन में बड़ा पाप।
इतना पाप मन क्यों होता है सर? क्यों? जब ना लोग अधर्मी हो जाते हैं। अधर्मी समझते हो? धर्म का मतलब कोई रिलीजियस मैटर के साथ जुड़ना मत सर। धर्म अलग है, रिलीजियस बात अलग है। रिलीजियस बातें माने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कोई लोग आके किसी को बता दिया, समझा दिया और बताया, मैंने जो बोला यही तुम्हारा रिलीजियन है। रिलीजियन एंड धर्म इज दोनों डिफरेंट थिंग। हमारे देश में रिलीजियन जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया का जो एक्चुअल कल्चर है। एंड धर्म इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको एक अलग नॉलेज दिया इसमें, बाद में आप रिसर्च कर सकते हो। धर्म अलग चीज है, जिसको हम लोग बंगाली में धर्म बोलते हैं, ठीक है, और रिलीजन अलग चीज है। चाइना का एक प्रॉब्लम क्या है ना, ये दिन में दिन इनका मन इतना पापी क्यों हो रहा है? हाँ, इतना पापी मन क्यों है जानते हो? चाइना में अगर मैं 50-60 साल पुराना बात करूं तो यहाँ का लोग बुद्धिज्म फॉलो करता था। आप रिसर्च कर लेना, यहाँ का लोग बुद्धिज्म फॉलो करता था। और गौतम बुद्धा कहाँ से हैं? इंडिया से हैं, है ना, हमारे ही देश के हैं। तो गौतम बुद्धा अपना मैसेज जब ईस्टर्न वर्ल्ड को, ठीक है, देने के लिए गया, तो चाइना में भी खुद गौतम बुद्ध भी गया है और उनका जो फॉलोअर्स थे वो भी गए हैं, बहुत सारे लोग। ये जो कुंफू कराटे ये सब इंडिया का ही नॉलेज था, जो बाद में तिब्बत होके चाइना में एंटर किया है। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, विथ फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। अगर बोलोगे तो उस पर बहस कर लूंगा, ठीक है। इसका नाम है सर बोधि धर्मा, पढ़ लेना बोधि धर्मा के बारे में। नाम है एक स्पिरिचुअल गुरु का नाम है, जो कुंफू कॉन्सेप्ट को इंडिया के साउथ इंडिया से चोल राजा का कोई बेटा या कोई था, जिसका जो बाद में बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करता था, और ये सब कल्चर को, कुंफू कराटे जैसे चीजें को थ्रू तिब्बत होके चाइना में एंटर करके फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर किया। बोधि धर्मा, पढ़ लेना इनके बारे में। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि चाइना में बुद्धिज्म नहीं है आजकल। चाइना में ऑलमोस्ट 140 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें से हार्डली 20% लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, जो इंसानियत सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी सिखाते हैं। गौतम बुद्धा भारत से ही अपना धार्मिक शिक्षा लिए हैं सर, ह्यूमैनिटी सिखाने का काम करने के लिए दुनिया को सिखाया था। बट आज चाइना में पहले क्या था, ऑलमोस्ट 70% लोग बुद्धिज्म फॉलो करता था। आज चाइना में हालत बहुत खराब है। 20% लोग फॉलो हार्डली बुद्धिज्म करते हैं, 80% नॉन रिलीजियस है सर, माने ह्यूमैनिटीज के बाहर चले गए सर। रिलीजन कुछ नहीं मानता, मतलब धार्मिक कॉन्सेप्ट से बाहर है। और उसका उसका इफेक्ट देखो आप, क्या इफेक्ट हो रहा है चाइना में। मतलब ह्यूमैनिटीज गायब है, लोगों को मारो पीटो, लोगों को हड़पो, है ना। तिब्बत को कैसे हड़प लिया सर? कोई मतलब होता है? लामा का जगह है, लामा का जगह है। यहाँ पर लोग शांति से, तिब्बत का जो धार्मिक स्पिरिचुअल गुरुज हैं बुद्धिस्ट, आज सारे के सारे लामा कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उनको एग्जाइल गवर्नमेंट फॉर्म करने का परमिशन भी दिया है। हिमाचल प्रदेश में उनका कैपिटल है मैक्लॉयडगंज, हिमाचल में, पढ़ लेना लामा का, दलाई लामा जो उनका हेड होते हैं। आज तिब्बत को पूरा हड़प करके रखा है, दुनिया चुप है। और सिर्फ तिब्बत को ही नहीं, हर जगह में मचा के रखा है चाइना। इंडिया को भी लेना चाहता है। आपको पता है हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इसको हड़पने का मन है, भूटान को हड़पने का मन है, अरुणाचल को हड़पने का तो पूरा टारगेट है, पूरा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर को लेना है, कैप्चर करना है, क्योंकि साउदर्न चाइना में पानी का बहुत अभाव है, और ब्रह्मपुत्र रिलीजन में डैम क्रिएट करके इधर वाटर रिसोर्सेज बढ़ाना चाहता है, अरुणाचल को कैप्चर करना चाहता है, भूटान कैप्चर करना चाहता है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर कैप्चर हो जाएगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना के बेल्ट में चला जाएगा। बी वेयर ऑफ चाइना। मतलब सिर्फ गेम खेलने के चक्कर में अपना सारा डिटेल्स मत दे देना। लोकेशन ट्रैक से लेके लोगों का अंदर का सब खाल का सब कुछ निकाल के लेता है सर। डेंजरस एक्टिविटी करते हैं लोग, इसीलिए गवर्नमेंट ने बैन किया। जानो सर, पॉलिटिक्स को जानो, इंटरनेशनल सिचुएशंस को जानो, तब समझोगे। नहीं तो आप क्या ना सिर्फ पढ़ोगे, चाइना ने, इंडिया ने टिकटॉक बैन कर दिया, हम लोग क्या खेलेंगे, पबजी बैन कर दिया, हम लोग क्या खेलेंगे। क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, कबड्डी खेल लो, कुछ दिनों के लिए पबजी खेलना बंद कर दो। चलो सर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर।
आशा करता हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं थोड़ा अंदर चले जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस में बोल दिया और नहीं बोलूंगा। मेंटेनेंस ऑफ चैम्पर्टी, मेंटेनेंस ऑफ चैम्पर्टी बहुत इंटरेस्टिंग एक केस है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब क्या है ना, जैसे सम ऑफ द एग्रीमेंट्स व्हिच आर हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ट्रेडिंग विद एनिमी, ठीक है। फिर आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ये क्या है सर? आज बोलेंगे या छोड़ दे, नेक्स्ट दिन बोलें? अच्छा, थोड़ा सा बोल देते, चैम्पर्टी बोल देते चलो। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट in which a person promises to maintain shoot in which he has no interest. किसी और का केस है, उसमें तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बट तुम उसको मेंटेन करना चाहते हो, उसका पैसा देना चाहते हो। सपोज ए और बी कोर्ट में केस लड़ रहा है, सी का इसमें कोई रोल नहीं है, फिर भी इनमें से किसी को भी, सपोज ए को, सी बोल रहे तुम केस लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेंटेन करूंगा, तुमको पैसा दूंगा। Maintenance is an agreement in which a person promises to maintain shoot in which he has no interest. They offer B rupees 2000 if he sues C for the case which they could have settled mutually under provisions of law. Just to annoy C, such agreement is maintenance agreement. इसको maintenance बोलते हैं। Champerty, Champerty क्या है? Champerty is an agreement in which a person agrees to assist another in litigation in exchange of a promise to hand over a portion of the proceeds of the actions. माने कोर्ट में लड़ लेगा आपके बिहाफ में। इज एन एग्रीमेंट इन व्हिच ए पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशंस। कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके लिए आपके लिए लड़ लेगा, पर बदले में अगर आपको प्रॉपर्टी में कुछ गेन होगा, ठीक है, तो कुछ देना पड़ेगा। सपोज जो केस चल रहा है उसमें से 1 करोड़ रुपया निकलेगा, तो जो आपके लिए केस लड़ेगा ना, मैंने केस लड़ेगा नहीं, मैंने कहने का मतलब है आपको असिस्ट करेगा, वो आपको मे बी 20% चार्ज करेगा। मैंने चार्ज करेगा मैंने फीस नहीं, प्रोसीड चार्ज करेगा। मैंने बोलेगा कि आपके साथ एग्रीमेंट करेगा, तुम जीतोगे तो मेरे को इतना देना पड़ेगा, पर मैं आपको असिस्ट करूंगा। इसको बोलते हैं चैम्पर्टी एग्रीमेंट। ये सब होता रहता है बहुत सारे। एग्रीज टू पे एक्सपेंस टू बी इफ ही शूज सी, अगर वो सी के अगेंस्ट में केस करता है, एंड बी एग्रीज टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिजल्ट ऑफ सच शूट केस का, दिस इज एन एग्रीमेंट ऑफ चैम्पर्टी। द एग्रीमेंट ऑफ सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस ऑफ चैम्पर्टी इज वैलिड, नॉर्मली वैलिड है, अनलेस इट इज अनरीजनेबल सो एज टू अनजस्ट टू अदर पार्टी। अगर ये किसी के साथ धोखा देने के लिए हो रहा है, इट इज मेड बाय अ मैलिशियस मोटिव like that of gambling in litigation or oppressing other party by encouraging notorious unrighteous suits and not the bona fide object of assisting a claim believed to be just. माने बेसिकली अगर आप अन्याय को या अनजस्ट को प्रोमोट करते हो तब मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी गलत है, बट अगर ये किसी के अच्छाई के लिए है देन मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी इज ओके। सर ये कौन डिसाइड करेगा? ये जज डिसाइड करेगा, लॉयर्स लोग डिसाइड करेगा ये किसी के हित के लिए है कि किसी का अहित के लिए। क्लियर है सर बातें? बोलो सर। आज बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। फिर आपका ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। Harish paid 15,000 to the officer to give his son the job in the Forest Department of India. On failure by officer, he could not recover. ये तो आपको पहले ही बोल दिया मैं, है ना? ट्रैफिकिंग, किसी को इधर उधर करना या फिर किसी को जॉब देने का वादा करना, है ना, ये सब एकदम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट करना भी बहुत खतरनाक चीज है। इसके लिए एक लॉ है सर, ये आप लोग जो लोग एक इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ाई करते हैं या एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ते हैं, उसमें एक लॉ आता है इकोनॉमिक लॉ बोल के, और उसके अंदर एक टॉपिक होता है लॉ का ही, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ओहो मैं लॉ का नाम कंपटीशन लॉ बोलते हैं। कंपटीशन एक्ट डेंजरस एक्ट है, मैंने एक्चुअली एक्ट बहुत अच्छा है। क्या होता है सर? आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
XYZ and ABC were only the manufacturers of oxygen cylinders in West Bengal. They both entered into contract of supplying the same at very high rates and enjoy the monopoly rates during the COVID period in the country. And such contract is opposed to public policy as they intend to create monopolies. ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते हैं, ऐसा केस हुआ है। और ये तो ऑल इंडिया लेवल किताब है, वेस्ट बंगाल का नाम क्यों आया? कहना समझ गया ना सर कि अगर इस तरह का कोई मोनोपोली क्रिएट करने वाला बात हो रहा है ना, जिसमें एक्चुअली पब्लिक को धोखा देने वाला बात होता है, इस तरह का चीजों को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोल के अनलॉफुल करार दिया जाता है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, यस सर, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। अच्छा, मैरिज ब्रोकरेज अलग चीज होता है और शादी.com नाम तो सुना होगा। अरे शादी.com जानते हो कि नहीं जानते? मैट्रिमोनियल साइट सर, किसी को शादी करना है क्या? शादी जानते हैं सर। ठीक है सर, शादी के बारे में सबको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, नो सर। तो शादी.com जैसे साइट, ये क्या ब्रोकरेज साइट है? सर ये ब्रोकरेज साइट नहीं है सर, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल साइट है, इसलिए लीगल है। तो ये पॉइंट को आप समझो। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवर्ट व्हिच इज नोन एज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट is void and opposed to public policy. For instance, an agreement to pay money to a person hired to procure a wife. किसी को पैसा देना मेरे लिए बीवी ढूंढ के लाना, opposed to public policy. मैरिज ब्यूरो ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको बता रहा था। शादी.com जैसे साइट ये किसी के लिए वाइफ ढूंढता नहीं है। ये वाइफ का मतलब प्रोस्पेक्टिव वाइफ का अलग अलग लड़कियों का, अलग अलग लड़काओं का इंफॉर्मेशन देता है। अब बाकी काम वो लोग करता है, ये लोग इंफॉर्मेशन देने का ब्रोकरेज लेता है। ब्रोकरेज मैंने एक चार्जेस लेता है, क्योंकि इनके पास लोग, जैसे हम लोग अर्बन कंपनी में ऑनलाइन में बुक करते हैं, है ना, कि मेरे घर में कारपेंटर आ जाए, मेरे घर में ये आ जाए, वो आ जाए, वो इंफॉर्मेशन देते हैं, बाकी तो नेगोशिएशन अपने अंदर होता है। तो दोनों में फर्क है, मैरिज ब्यूरो एंड मैरिज ब्रोकरेज। ये पुराने जमाने में कुछ लोग होते थे सर, जो शादी कराने का ठेका लेके रखता था, और उसके बदले, इसको हम लोग बंगाली में बोलते थे, क्या बोलते थे सर, बंगाली में एक बड़ा अच्छा वर्ड है इसका, घटोक, घटकाली ऐसे वर्ड होता है। ऐसे घटकाली में घटोक या घटकाली जो बंगाली में बोलते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट बदले में जब पैसा आ जाता है ना, शादी के लिए पैसा किस बात करे भाई, बीवी जुगाड़ करने का पैसा, हाँ हस्बैंड जुगाड़ करने का पैसा, ये क्या बात है? हर चीज को डील करके रखेगा, भयंकर बात है सर। इसलिए मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट इलीगल, अनलॉफुल है। इंटरफेरेंस विद कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस, ठीक है, एंड कंसिडरेशंस अनलॉफुल इन पार्ट। कुछ पॉइंट्स मैंने अभी तक डिटेल्स नहीं बोला, आप लोग घर पे एक बार रीड करना, समझ जाओगे सर। अगर नहीं समझ जाओगे नेक्स्ट दिन मैं बता दूंगा। वॉइड एग्रीमेंट का पूरा एक डिटेल्स दिया है, आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखना। मेनली मेरे को यहाँ से जो जो चीज बताना था मैं बता दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको ना क्वेश्चन आंसर कराऊंगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू टाइप्स एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप्स। और साथ में मैं आपको कुछ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट है, इंश्योरेंस के और वेजरिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा सर, ठीक है। ये सब भी इलीगल कॉन्सेप्ट में आता है, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा मैंने इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नॉलेजेबल पॉइंट्स है, मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। ओके, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा? बहुत माथा खाया। गुड नाइट सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर।